सबसे पहले ई संसाधन, जो कि हम लोग लाइब्रेरी में देखेंगे, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, लाइब्रेरी के संदर्भ में अगर ई संसाधन की बात करें तो उन डिजिटल सामग्री और उपकरणों को संदर्भित करता है ये हमारा ई संसाधन, जो कि अनुसंधान, शिक्षा और अधिगम को समर्थन देने के लिए पाठक को क्या तो ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं विभिन्न सामग्री, जिसे हम लोग ई संसाधन कहेंगे। तो सबसे मुख्य बातें यही है क्या, तो ये नोट करना है कि आप सभी जानते भी हैं, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब कोई डाटा यानी पढ़ने लायक जो भी संसाधन है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जब आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है पुस्तकालय में, तो उसे ई संसाधन कहते हैं, ई रिसोर्स कहते हैं लाइब्रेरी के क्षेत्र में। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इस टर्म को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए, ई संसाधनों में क्या क्या आता है तो आप सभी जानते हैं, एक बार देख लीजिए। ई पुस्तकें, ई बुक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना, ई बुक्स कहते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहते हैं, नहीं, उसी तरह से आप देखे होंगे ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल अभिलेखागार, यानी डिजिटल, ये देखिए अभिलेखागार के लिए आप यहां पर देख लीजिए क्या है हमारा, याद रखना है अभिलेखागार को कहा जाता है आर्चिव्स, जो कि हम लोग पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके थे। वो है हमारा आर्चिव्स, जिसको आर्काइव भी बोलते हैं, आर्चिव्स भी बोल सकते हैं हम लोग जनरली, ठीक है ना। उसके साथ ही आपको मल्टीमीडिया की बहुत सारी सामग्री, जैसे कि वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ये सभी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे प्रारूप इसमें शामिल है। किसमें शामिल है, तो इन सभी को हम लोग ई रिसोर्स के रूप में देखते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है? इतनी बातें तो आप स्पष्ट रूप से जानते ही हैं। बस ये हमारा क्या है, ई रिसोर्स का क्लास है, तो इसमें हम लोग बारीकी से ये जानेंगे। जैसे कि ये जो हम लोग जे स्टोर देखते हैं, जिसको जेस्टर नहीं जे स्टोर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जे स्टोर, यानी जर्नल स्टोरेज, है ना। या फिर हम लोग जो साइंस डायरेक्ट जैसी जो हम लोग टर्म जानते हैं ना, यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, शैक्षणिक लेखों और शोध पत्रों का एक विशाल संग्रह प्रदान करता है। स्टार लगाइए, आप जितना स्टार लगा सकते हैं। शुरू हो चुका है आज का बेहतरीन कंटेंट वाली कक्षाएं, आप इसे नोट करिएगा। आप जे स्टोर का यूज आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है यह एक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं हैं और शैक्षणिक लेख को प्रदान करने वाला है। यही नहीं, शोध पत्रों का एक विशाल संग्रह कहां पर आपको देखने को मिलता है, तो आप इस टर्म को याद रखिएगा, वो है हमारा जे स्टोर और साइंस डायरेक्ट। देखिए, ये जे स्टोर तो आप जानते भी थे, लेकिन क्या आप इस टर्म का नाम आपने पहले सुना था? जो सुने हैं, साइंस डायरेक्ट क्या है, अगर आपके ऑप्शन में रहता तो क्या आप इसे बता सकते थे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपके हर एक जवाब सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाद में हम आप लोगों का कमेंट भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप जल्दी से बता दीजिए कि जे स्टोर में जनरल स्टोरेज, इसका आप जानते थे, लेकिन क्या इसी के जैसा हमारा एक है साइंस डायरेक्ट नाम है, जो क्या उपलब्ध कराता है, तो यह भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं के लिए, शैक्षणिक लेखों के लिए और शोध पत्र इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। आप याद कर लीजिएगा, साइंस डायरेक्ट। क्या नाम है? साइंस डायरेक्ट। एक बार जल्दी से कमेंट में लिखिए, साइंस डायरेक्ट क्या है, तो याद रखना है यह भी शोध पत्र के लिए मुख्य रूप से इसका एक विशाल संग्रह साइंस डायरेक्टर में या फिर आपको जे स्टोर में देखने को मिलता है। क्या आप इस टर्म को सुने थे? और भी जल्दी से कमेंट हमारे साथ करते रहिए, कमेंट करने में कोई देरी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने नाम सुना होगा पबमेड का। क्या नाम सुने हैं? जी हाँ, आप साइंस डायरेक्ट का एक नाम नया सुन लिए हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप पबमेड का नाम सुने हैं। पबमेड का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, पब्लिक या फिर पब्लिशर। तो ध्यान रखना है, पब्लिक जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पब्लिशर भी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो पब्लिक या फिर पब्लिशर, मेडिसिन नहीं, ध्यान रखिए यहां मेड लाइन है, दोनों में अंतर है और आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि हमारा पबमेड का फुल फॉर्म होता है पब्लिक या फिर पब्लिशर, और मेडिसिन नहीं बल्कि आपको मेड लाइन याद रखना है।
उसी तरह से आपको एक नाम और याद रखना है, वो है इरिक, यानी एजुकेशन, आर फॉर रिसोर्सेज, आई फॉर इंफॉर्मेशन और सी फॉर सेंटर। ये क्या है दोनों? तो याद रखना है यह ऐसा डेटाबेस जो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष संग्रह के लिए उपलब्ध होता है। तो जल्दी से आप बता दीजिए, पबमेड तो हम ही आपको सुनाए थे, लेकिन क्या आप इरिक को पढ़े थे? जल्दी से बताइएगा, इरिक लिखकर लिखिएगा यस सर या फिर नो सर। आपको जल्दी से लिखना है इरिक, और यस और नो जल्दी से लिखना है। आपको एक टर्म, देखिए हर टर्म पर आपको थ्योरी मिलेगा, हर टर्म पर, जैसे कि एक 10 मिनट का, 10 मिनट में आपको थ्योरी करा देंगे हम हर एक टॉपिक पर। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसके डेवलपर कौन है, इसका सर्वप्रथम कहां पर यूज हुआ, किस ईस्वी में इसको लाया गया, इत्यादि इत्यादि पर हर एक टर्म पर। जैसे कि पहला हमारा जे स्टोर होगा, दूसरा साइंस डायरेक्ट होंगे, पबमेड पर हम लोग बात करेंगे, एरिक पर बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड सेंटर। जल्दी से बताइएगा। तो इरिक नो सर, बिल्कुल हाँ। इरिक का नाम आपको याद रखना है। आपसे एकदम शॉर्ट में अगर संक्षेप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इरिक तो क्या है, तो यह एक डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक संसाधन है जिसको चिकित्सा और उससे संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए ये बातें भी आप जान गए। ये सब क्या है, तो ये ई रिसोर्स के अंतर्गत आता है। हम लोग साधारण रूप में ई पुस्तकें यानी ई बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं, नहीं ई बुक्स को पढ़ते हैं। तो ई बुक्स में हम लोगों को गूगल बुक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जब भी आप सर्च करेंगे किसी का पीडीएफ तो आपको गूगल के द्वारा ई बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका पे भी करना पड़ता है, फ्री में भी उपलब्ध होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके साथ ही आपको याद रखना है, आप इस टर्म का फिर से इसे नोट कर लीजिएगा, स्प्रिंगर लिंक। नोट किया जाए इस बात को, क्योंकि गूगल बुक तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप फिर से बताइएगा स्प्रिंगर लिंक के बारे में आप सुने थे और यह क्या है? तो सिंपल सी बात है, ई पुस्तकें यानी बुक का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जैसे कि पीडीएफ के रूप में, इत्यादि इत्यादि के रूप में आप शैक्षणिक प्रकाशन साइटों पर यह उपलब्ध होता है। इसमें आपको छात्र, शोधकर्ता आदि अपने पाठ्य पुस्तकों को, अपने पुस्तकाओं को या फिर कोई भी संदर्भ ग्रंथ को सुविधाजनक रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो आपको दूसरा टर्म जो आप नहीं जानते थे ध्यान रखना है, वह हो जाएगा क्या? तो वह याद रखना है आपको ई बुक के रूप में, यानी इसमें दो टर्म आपको याद रखना है। पहला गूगल बुक जो आप जानते थे, और आपका दूसरा टर्म था स्प्रिंगर लिंक, शायद आप जानते हो या फिर ना भी जानते हो। कोई दिक्कत है? चलिएगा, कोई दिक्कत है? चलिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप सभी को एक टर्म और देखने को बार बार मिला है, क्या है? तो आर्कजीव, याद रखना है, आर्कजीव, ARXIV, ये आर्चीव्स का गोतिया है। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। हम लोग आर्कीव या आर्चीव जो बनाते हैं, आप मोबाइल के चैट बॉक्स में भी देखते होंगे, आर्चीव्ड फाइल, है ना। तो याद रखना है, जैसी ऑनलाइन ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक ऑनलाइन रिपोजिटरी और संस्थागत डिजिटल अभिलेखागार। बोले तो इसी को, अभिलेखागार को हम लोग आर्चीव्ड बोलते हैं। ARXIV यह क्या है? तो यह शैक्षणिक कार्यों को वैश्विक स्तर पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, संरक्षित करके इसे साझा किया जाता है। वैसे डॉक्यूमेंट्स जो कि ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि वो सभी संसाधन जिसको हम लोग सेफ रखना चाहते हैं, उसको मिसयूज से बचाना चाहते हैं, तो याद रखना है आपको ARXIV वाला ये टर्म याद रखना है, जो कि संरक्षित रूप में वैश्विक स्तर पर शिक्षण कार्य में कोई भी डाटा को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह टर्म भी आप समझ गए। यानी मूल रूप से हम लोगों ने जो ई रिसोर्स के बारे में जो टर्म जाना, इसी पर आज की कक्षाएं आधारित है, लेकिन हम लोग ये सभी प्रकार को और भी अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यानी आपको ई संसाधन की बात करें तो ई संसाधन का क्या लाभ है आप सभी जानते हैं। क्या करेगा? तो यह ओपन एक्सेस है, आसानी से हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। इसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। हम लोग कोई भी डाटा को पीडीएफ बना के रख लेते हैं, जहां पर हम लोग आसानी से घर बैठे, ट्रेन में हो या कहीं भी, आप आसानी से इसे स्टडी कर सकते हैं। यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक, यानी आप इसको रिमोट एक्सेस के माध्यम से भी बड़े बड़े पुस्तकों को आप मंगवा सकते हैं।
कोई दिक्कत है? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो यानी इससे सबसे मुख्य लाभ जो है, यहाँ प्रमुख लाभ और उनकी पहुंच और सुविधा के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाता है, तो ओपन एक्सेस हम लोगों को मिलता है। ओपन एक्सेस मतलब ई रिसोर्सेज आपको आसानी से पहुंचने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधन है। ओपन एक्सेस यानी आपको खुली पहुंच की सुविधा प्रदान कराता है। ध्यान रखना है, शैक्षणिक अनुसंधान और विद्वतापूर्ण सामग्री को आप साझा करना चाहते हैं तो बहुत ही तेजी से सबसे लोकप्रिय तरीके से हम लोग ई रिसोर्स का यूज करके हम कोई भी डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। बुक आप मंगवा रहे हैं, आपको 1 सप्ताह लग गया, 1 महीना तक लग गया, लेकिन अगर आप पीडीएफ चाहते तो अभी हम क्लिक करते और आपके पास पहुंच जाता। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ओपन एक्सेस, खुली पहुंच का ये बेहतरीन सुविधा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। इस मॉडल के तहत यानी ओपन एक्सेस के मॉडल के तहत कोई भी शोध परिणाम, जैसे कोई पत्रिका का लेख, कोई पुस्तकें या कोई सम्मेलन पत्र इत्यादि विद्वतापूर्ण कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए ऑनलाइन और निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। बिना किसी सदस्यता इत्यादि के लिए आपको यह उपलब्ध हो जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ओपन एक्सेस की सुविधा हमें ई संसाधन में मिलता है। ओपन एक्सेस वाली सामग्री आमतौर पर संस्थागत रिपोजिटरी, ओपन एक्सेस पत्रिकाएं और जैसे कि पबमेड इत्यादि, सेंट्रल और डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, जिसको डोआज कहा जाता है। आप एक टर्म ये भी नोट कर लीजिएगा, डोआज का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। यानी ई संसाधन के अंतर्गत आपको जब ओपन एक्सेस की सुविधा मिलती है तो इसके अंतर्गत हम लोग डोआज का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। अब ये देखिए, ये क्या है? आप कहेंगे कि सर ये ई रिसोर्सेस है, हम कहेंगे नहीं, और इसको अच्छे से समझिए। ई रिसोर्स के अंतर्गत आप जे स्टोर भले पढ़े, लेकिन ई रिसोर्स के अंतर्गत जब हम लोग ओपन एक्सेस पढ़ते हैं तो आपको आसानी से मिलने वाला जो भी रिपोजिटरी है उसको हम लोग कहेंगे क्या? तो ये करेंगे डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल के रूप में हम लोग देखेंगे। आप आर्काइव भी देखें, ये सभी प्लेटफॉर्म ओपन एक्सेस होता है, यानी इसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये आप ई रिसोर्सेस में देखते हैं। अब यहां पर देखिए टर्म की संख्या लगभग 10 हो चुकी है, यानी 10 टॉपिक आपको 10-10 मिनट में बेहतरीन तरीके से आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। डोआज का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस, जे फॉर जर्नल, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना? कई शैक्षणिक प्रकाशन और पत्रिकाओं में देखिए दूसरा फिर से एक टर्म आ रहा है, प्लॉज। क्या याद रखना है? पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। और इतना सा आपको अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको बायोमेड यानी आपको बायोलॉजी से संबंधित जो भी मेडिकल के रूप में यूज होता है, ये सभी ओपन एक्सेस मॉडल पर कार्य करता है। ओपन एक्सेस मतलब जिसके लिए आपको पैसे नहीं देना पड़ता है, निःशुल्क जो भी कंटेंट उपलब्ध होते हैं उन सभी को हम लोग ओपन एक्सेस के तहत ही प्राप्त करते हैं। आपसे एक ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ जाएगा कि डोआज क्या है? पेड है यानी आपको निःशुल्क। निम्नलिखित में से कौन से रिसोर्सेस को हम लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं? उसमें आपको अलग अलग नाम रहेगा, उसमें एक नाम हमारा भी रहेगा, डोआज, यानी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी होगी। आप देखिए प्लॉज, आपसे पूछा जाएगा कि प्लॉज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है और पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के अंतर्गत यह भी ओपन एक्सेस मॉडल पर काम करने वाला एक शैक्षणिक प्रकाशन या फिर उनकी पत्रिकाओं को उपलब्ध कराता है। आपको बायोमेड पूछ लिया जाएगा तो यह भी जानना है कि यह भी एक ओपन एक्सेस के रूप में ही से हम लोग भी देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी टर्म आप नोट कर लीजिएगा। अभी जितने भी टर्म आए हैं ना, आप उसका एक लिस्ट बनाइए और सभी के बारे में हम आपको 10-10 स्लाइड के रूप में बेहतरीन नोट्स, पीडीएफ और आपको क्या तो सारे टॉपिक पर बेहतरीन आपको 10-10 स्लाइड का 10-10 मिनट में बेहतरीन जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आप निश्चिंत रहेंगे। आपको यह मिल रहा है एकलव्य बैच में। आपको एप्लीकेशन पर जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन पर नहीं ज्वाइन करेंगे ना तो हम आपसे लिटरली प्रॉमिस ये नहीं कर पाएंगे कि आपको ऐप के अलावा यूट्यूब पर भी सारी टर्म को हम पढ़ा पाएंगे। इसीलिए आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जितना जल्द हो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको बेहतरीन तैयारी देखने को मिलता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है हमारा लाइब्रेरी का ये वैकेंसी। इसीलिए बिहार गवर्नमेंट में चाहे सरकार रहे या बदले, देर है लेकिन अंधेर नहीं है और आपको
इस टर्म में नहीं, अगर आपको 2025 में नहीं तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही हमारा चुनाव का परिणाम आता है पहले प्रायोरिटी तौर पर हम लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए, तो इस संसाधन में हम लोग देख पाए कि हम लोग कौन कौन से उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ई संसाधन के प्रकार की अगर हम बात करें तो आप सभी ने देखा कि ई पुस्तकें, जिसको ई बुक्स कहते हैं, यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इसमें हम लोगों ने देख लिया क्या, तो ई पुस्तक जो होती है वो मुद्रित पुस्तकों का डिजिटल संस्करण होता है, सभी जानते हैं। इसमें ई रीडर, टैबलेट, स्मार्टफोन या इत्यादि कंप्यूटर पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कोई भी बुक्स को, उसे हम लोग ई बुक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये बातें आप अच्छे से जानते हैं। ई पुस्तकें विभिन्न प्रारूप में होती है। अब यहां देखिए दूसरा यहां पर है, जल्दी से बोलिएगा, तो ई पब का मतलब जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ई पब का मतलब आपको जल्दी से बताना है क्या होगा, हम जानना चाहते हैं इसीलिए हम मिटा दिए। अब जल्दी से बताइए, तो एक टर्म फिर से आया है ई पब। आप ई पब के बारे में जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ई पब का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और हम पानी पी के आ रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं कि हम पानी पीने जा रहे हैं, इसका मतलब हम अकेले तुम नहीं, खाली हम ही अकेले हैं। ई पब का फुल फॉर्म जल्दी से बताइएगा। देखिए, जब हम अकेले रहते तो हम एक ही गाना गाते हैं, जहिया से चल गए लो छोड़ के हमका जिंदगी भइल सुनसान नहीं हरियाली। हाँ, समझ रहे ना? तो जल्दी से बताइएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, बिल्कुल। अब हम लोग इस पे घूंघट उठा दे रहे हैं। देखिए, ई पब का मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन जैसे कि पीडीएफ, मोबी समझते हैं, ये मोबी पॉकेट यानी पॉकेट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और क्या, इन्हें किंडल, ये ध्यान रखना है आपको, किंडल, ठीक है ना, एडोब डिजिटल एडिशंस, आई बुक्स इत्यादि सॉफ्टवेयर है, विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ा जाने वाला ई बुक है। आप इसे नोट कर लीजिए, कौन जाने कौन सा ऑप्शन छप जाए। ई पब इज ए एग्जाम्पल ऑफ ई बुक्स, नोट कीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आप जानते हैं कि ई बुक है। मोबी याद रखना आपको। किंडल तो रट लीजिए, कई बार ये प्रश्न के ऑप्शन में रहता है। किंडल क्या है? तो याद रखना है यह एक ई बुक्स है। आप ई जनरल नहीं ध्यान रखिएगा, ये ई बुक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, पॉकेट जीके नहीं, पॉकेट जीके तो बुक है ना, ध्यान रखना है। आई बुक आप जानते ही हैं, तो नाम बस दो याद रखना है, एक ई पब ध्यान रखना है और ये पबजी नहीं है, और एक मोबी ध्यान रखना है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का हिस्सा है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आप जानेंगे कि ये सभी संसाधन जो हम लोग ई बुक्स को देख रहे थे, यह पारंपरिक मुद्रित पुस्तकों की तुलना में कई गुना लाभप्रद होता है, और इसे पोर्टेबिलिटी यानी आप इसको आसानी से घर बैठे आपको पोर्टेबल यानी आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से इसे नेविगेट कर सकते हैं, यानी इसमें सर्च के माध्यम से हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेक्टिव की सुविधा होती है, यानी हम लोग हाइपर लिंक या फिर मल्टीमीडिया के रूप में हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है? हाँ, पॉकेट सर खान सर का है, बिल्कुल। और खान सर आग लगा दिए, है ना, बिहार पुलिस में नहीं, पॉकेट डिक्शनरी से ही, मतलब पॉकेट जीके से ही 120-24 क्वेश्चन आ गया, और सच्चाई है। और सभी उधर जा रहे थे ना ज्ञान बिंदु सर के पास, ज्ञान बिंदु सर इस बार फेंका गए। पिछले बार सारा क्वेश्चन ज्ञान बिंदु से आया था, इस बार ज्ञान बिंदु से नहीं आके पॉकेट जीके से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं शैक्षणिक सेटिंग्स में। याद रखना है ई पुस्तकें व्यापक रूप से उपयोग होते हैं।
जिसमें छात्र और शोधकर्ताएं अपने पुस्तकों, अपने संदर्भ ग्रंथ इत्यादि को अच्छे से संजो कर रखते हैं। यह अवकाशकालीन पठन पाठन और व्यावसायिक विकास के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन में था, इसीलिए हमने इस लाइन को यहां पर प्रविष्ट किया। ये नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे हम लोग अवकाशकालीन पठन और व्यावसायिक विकास हेतु यूज करते हैं? सिंपल सा ऑप्शन था ई बुक, और अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। ई पत्रिकाएं शैक्षणिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक पत्रिकाएं, सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दीजिए, वैज्ञानिक पत्रिकाएं का डिजिटल संस्करण में हम लोग ई पत्रिकाएं यानी ई जर्नल को देखते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ई बुक और ई जनरल यानी आपको दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। आप हिंदी में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक में आप भी पीडीएफ बना देते हैं ना, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक कहलाने लगता है। लेकिन ई जनरल थोड़ा सा वजन है, नापिएगा तो 50 ग्राम ज्यादा वजन मिलेगा आपको, क्या है? तो ध्यान रखना है, ई जनरल में मुख्य रूप से वैज्ञानिक पत्रिकाओं को शामिल किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। और यह डिजिटल संस्करण है, सभी जानते हैं, जहां पर भी ई लग गया वो डिजिटल संस्करण हो गया। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस बात से। यह आमतौर पर ऑनलाइन प्रकाशित होती है। इसमें लेख सबसे ज्यादा जरूरी है, शोध पत्र, समीक्षा और जो भी केस स्टडी इत्यादि होते हैं उसको शामिल किया जाता है ई जनरल में। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ई पत्रिकाएं शैक्षणिक अनुसंधान, देखिए हम बार बार कर रहे हैं ना, ये वैज्ञानिक पत्रिकाएं हैं, दैट मीन्स शैक्षणिक अनुसंधान की आधारशिला बन चुकी है। और ध्यान रखना है, शोधकर्ताओं, छात्रों, पेशेवरों को ताजा और सहकर्मी समीक्षित सामग्री तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। यह हमारा ई पत्रिकाएं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इन सभी के बारे में आप जान रहे हैं। अब यहां पर जो मूल रूप से आपको नोट फिर से करना चाहिए, स्टार लगाइए। ये जे स्टोर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, यह हमारा क्या है, बता दिए थे, यह हमारा जनरल है। बिल्कुल आपको सावधानी रखना है इन सभी टर्म में। साइंस डायरेक्टर जो शुरू में बता दिए, स्प्रिंगल रिंग, यह भी बता दिए। एक नाम फिर से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो याद रखना है VOL, क्या है ये, तो याद रखना है वी ली ऑनलाइन लाइब्रेरी, ध्यान में रखना है। ये सभी जनरल के से संबंधित है, ये जनरल प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके साथ ही आप सभी जानते हैं डेटाबेस। डेटाबेस एक डिजिटल जानकारी को संरचित संग्रह होता है, जिसमें उपयोगकर्ता खोज करके उसे फिल्टर करके उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है। ये सभी बात आप आसानी से समझ सकते हैं। और क्या, तो ये बातें आप यहाँ पर भी हम लोग क्या जानेंगे, याद रखना, इसमें भी हम लोग से शोध पत्रिकाएं, सम्मेलन पत्र, केस स्टडी और इत्यादि इत्यादि का जो भी डेटाबेस तैयार होता है उसको डेटाबेस में हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए पबमेड, इरिक इत्यादि इत्यादि सब क्या था, आपको फिर से एक टर्म याद रखना है, IEEE एक्सप्लोर, ध्यान रखना है। और प्रोक्वेस्ट, जल्दी से बोलिएगा, जो जो टर्म आप नहीं जान रहे हैं उस पर हम लोग विशेष बातें करेंगे, इसीलिए आप जल्दी से लिखिएगा। क्या आप जान रहे थे IEEE एक्सप्लोर जान रहे थे? प्रोक्वेस्ट क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया। ये सभी क्या है, यह एक डाटा है, ये बातें ध्यान रखना है। और ई रिसोर्स के अंतर्गत आता है, यह भी बातें आपको नोट करना है। ये सब टर्म आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कोई टर्म हम छोड़ देते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिस्ट बनाकर, ताकि हम सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ा सके। हम नीतू जी को हम ये डिपार्टमेंट देना चाहेंगे कि आप एक पेज में जल्दी से सारे टर्म को नोट करेंगे और हमें अभी तुरंत व्हाट्सएप करेंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर हम देते ना, मिस कॉल मार के, मिस कॉल मारे थे, याद है? मिस कॉल मारे थे, तो आपको जल्दी से नीतू जी, और जी भी लगा दे रहे हैं, गुस्साइएगा नहीं, है ना। जिनको भी समझ में आ रहा है कि हमको व्हाट्सएप कर देना चाहिए, कर देतीएगा, ठीक है ना। तो बता दीजिएगा। तो ये जो लिस्ट बनाइएगा हमको भेज दीजिएगा, ताकि हमको आसानी होगा। ये पारंपरिक पुस्तकालय प्रणाली की तुलना में विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए बेहतरीन, समझ लीजिए, भावनाओं को समझ लीजिए, कितना भाषण देंगे हम। हाँ, मिस कॉल, सही बात, रिचार्ज खत्म हो गया। चलिए उसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या, तो डिजिटल अभिलेखागार। देखिए अभिलेखागार के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्चिव कहते हैं इसको। डिजिटल अभिलेखागार में हम लोग ऐतिहासिक दस्तावेज, तो एकदम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिक दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है डिजिटल आर्चिव। ऐसे दस्तावेज, रिकॉर्ड, पांडुलिपि, प्राथमिक स्रोत इत्यादि को हम लोग संग्रहित करते हैं, यानी वैसे तथ्य जिनको खोने का हमें डर लगता है। एक वर्ड में आप समझ लीजिए, है ना क्या, तो डिजिटल अभिलेखागार में अभी डिजिटल आर्चिव में किसको रखते हैं, तो वो सभी बहुमूल्य संपदा जिसको खोने का हमें डर लगता है। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो यह बातें आपको ध्यान रखना है। यहां पर अक्सर दुर्लभ और पुराने सामग्रियों को संरक्षित और डिजिटलाइज करके रखा जाता है और यह व्यापक दर्शकों तक सुलभ पहुंच के लिए बनाया जाता है। जो आप नहीं जानते हैं वो याद रखना है, वो सभी तथ्य जो कि दुर्लभ होते हैं और बहुत ही पुराने होते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये आर्चीव बाबू का नाम याद रखना है। तो एकदम देखिए, अभी आपको लगता है कि ये सब तो फ्लावर है, लेकिन जब ऑप्शन में रहेगा ना तो भ्राम फायर हो जाएगा, इसीलिए फ्लावर ना समझिए, ठीक है ना। हाँ, आपको ध्यान में जल्दी से लिख लिख के इसको याद करना है। कह रहा है कि क्या लिखना है? लिख दीजिए, मेरा नाम लिखा। पागल बच्चा कहीं का। नहीं सर, बच्चा नहीं है, हमको दूसरा बच्चा है, कोई बात नहीं, है ना, दिल तो बच्चा है जी। भर्ती आएगा आएगा, करण अर्जुन आए ना आए, भर्ती आएगा आएगा, चिंता नहीं करना है, एकदम चिंता नहीं कीजिएगा। हीमोग्लोबिन घट जाएगा वैकेंसी के चक्कर में, इसीलिए पढ़ते रहिए। ऐसे भी हमको पैसा दे दिए हैं जो जो, वो तो फंसिया गया है ना। नहीं ऐसा नहीं है, है ना। हम लोग बाबू जिंदगी में आर्चीवेज को पढ़े, है ना। अब क्या होगा आप देख लेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, पेड वाले कोर्स वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको क्या फायदा हुआ। देखिए, फायदा इतना हो रहा है कि हम आपको बताएंगे ना तो आप माथा भटक लीजिएगा, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, फायदा है, हम आपको बताएंगे ना कितना फायदा हो रहा है आपको। चलिएगा, इसमें ऐतिहासिक दस्तावेज, पत्र, फोटोग्राफ, मानचित्र, चित्र, अन्य सामग्री इत्यादि शामिल है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पुस्तकालय, संग्रहालय और विश्वविद्यालय इत्यादि में डिजिटल अभिलेखागार की मेजबानी करते हैं, जैसे कि नाम आप याद रख लीजिए, नेशनल आर्चिव्स यूरोपियना, है ना, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, डीपीएलए इत्यादि में इनके लिए यह फेमस है। याद रखना, इसमें क्या होता है, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन इत्यादि के अनुसंधानों को संग्रहित करके रखते हैं। उसी तरह से आप मल्टीमीडिया संसाधन के बारे में जानते ही हैं, जिसमें कि आपको वीडियो, ऑडियो और इंटरेक्टिव सामग्री को, जिसमें कि स्लाइड और भी बात संगठित करते हैं। मल्टीमीडिया मतलब नाचने वाला, है ना, वीडियो टाइप का, गाना डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे वाला जितना सामग्री होगा ना, वो सभी मल्टीमीडिया संसाधन में चले जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे कि वीडियो का पॉडकास्ट, वेबिनार, इंटरेक्टिव सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी सामग्री इत्यादि को, जैसे कि यूट्यूब पर देखते हैं, कोर्सेरा, खान एकेडमी इत्यादि, रास एजुकेशन भी इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इत्यादि को हम लोग मल्टीमीडिया के रूप में जानते हैं। तो ये सभी बातें आप अच्छे से जानते हैं, यानी इसमें दृश्य और श्रवण अधिगम से संबंधित ये हमारा होता है, ठीक है ना। तो ये सभी आप आराम से जानते हैं। यही नहीं, आपको ध्यान रखना है ई थेसिस और ई डिस्ट्रेजेशन, याद रखना है, डिजर्टेशन, बिल्कुल ध्यान रखना है, डिजर्टेशन की बातें ये क्या है याद रखना। ई थेसिस कहां से होता है आपको समझ में आता ही है, जब हम लोग क्या करते हैं, पीजी करिएगा या फिर कोई भी डायरेक्टरेट का स्टडी करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि छात्र के लिए एक थेसिस जो तैयार होता है, इन सभी को भी हम लोग ई रिसोर्स के रूप में संग्रहित करते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यानी सिंपल सी बात है, जब हम लोग हायर स्टडी करना प्रारंभ करते हैं तो आपको थेसिस लिखना होता है, इन सभी को हम लोग सेव करके अच्छे से रखते हैं, ठीक है, और ये सभी हमारा ई रिसोर्स के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? इन सभी दस्तावेजों को विश्वविद्यालय या संस्थानों के वेबसाइटों पर होस्ट किए जाते हैं, जो कि मौलिक शोध का एक मूल्यवान संग्रह के रूप में हम लोग ई थीसिस को देखते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं इसे भी आप जानते हैं। देखिए, अभी जो हम आपको बता रहे थे, देखिए ये डाटाबेस में आया था प्रोक्वेस्ट, ध्यान रखना है। देखिए, हार्वर्ड के, याद रखना है, डैश क्या है, डिजिटल एक्सेस टू स्कॉलरशिप एट हार्वर्ड, ये सभी क्या है, ये सभी थेसिस के लिए रिपोजिटरी के रूप में देखा जाता है। रिपोजिटरी बोले तो मूल्यवान संसाधनों को, जहां पर रिसोर्स को एकत्रित करके संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों को आप अच्छे से जान चुके हैं। यह क्या करता है, तो छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, जिसमें स्नातकोत्तर यानी पीजी या डायरेक्टरेट के उम्मीदवारों को एक यूनिक अंतर्दृष्टि तक पहुंचने की अनुमति देता है, यानी वैल्यूएबल जानकारी आपको इसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं। आपको हमने पढ़ाया है ऑनलाइन रिपोजिटरी। ऑनलाइन रिपोजिटरी क्या होता है, तो यह एक प्लेटफॉर्म है जो कि शैक्षणिक कार्य, शोध डाटा, अन्य विद्वतापूर्ण सामग्री को संग्रहित करके उसे साझा करता है। ऑनलाइन रिपोजिटरी मतलब ये क्या है, तो ये मान के चलेंगे कि जो कि हम अपना
मूल्यवान इस डाटा को संग्रहित करते हैं। किस लिए? तो उद्देश्य उसका रखता है कि उसको हम लोग सेव करें इन फ्यूचर के लिए, और उसे जब भी मन हो हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर उसको कहीं पे भेजना हो तो भेज सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों के लिए आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन रिपोजिटरी का यूज करते हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि आदान प्रदान करने की सुविधा हेतु ऑनलाइन रिपोजिटरी वर्क को यूज करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक कार्य के लिए एक व्यापक दर्शक उपलब्ध हो सके। अब शेयर करेंगे तो इसके लिए व्यापक दर्शक बन ही जाएंगे। आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारे पास रहेगा, और इसे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे तो सभी के पास पहुंच जाएगा। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी संस्थागत रिपोजिटरीज होते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय में शोध पत्र, थेसिस या शोध प्रबंधन इत्यादि के लिए बेहतरीन तरीके से आपको उपलब्ध होता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म होता है, मुक्त प्रवेश यानी ओपन एक्सेस भी होता है, जिसमें हम लोग आसानी से निःशुल्क अपलोड करते हैं, उसे डाटा को शेयर करते हैं, और इसमें लेखक स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को अपलोड कर देता है, और वैश्विक समुदाय इसे शेयर करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इत्यादि इत्यादि। इसे सभी के लिए ओपन कर दिया जाता है, तो इसे ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है। यानी याद रखना, आपको शोध उपकरण और सॉफ्टवेयर यानी वैसे टूल्स जो कि आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्पेसिफाई करके जब आपको डाटा प्रोवाइड कराता है, तो आपको ध्यान रखना है वह हो जाता है हमारा शोध सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहां पर आता है हमारा जो शोध से संबंधित टर्म है ना, फिर से आप नोट कीजिएगा। वैसा शोध, देखिए आपको हम जेटेरो पढ़ाए थे, जोटेरो बोले तो ये झोटा वाला है जोटेरो, ध्यान रखना है क्या, जोटेरो, ठीक है ना। देखिए इंड नोट है ना, अगला है मेंडेलवे, याद रखना है क्या है, तो मेंडले, बिल्कुल ध्यान रखना है। इत्यादि शोधकर्ताओं ने अपने स्रोतों के लिए आसानी से व्यवस्थित और उसे उद्धृत किया है। यानी याद रखना है आपको, जेटेरो, इंड नोट और मेडले, ये बातें आपको याद रखना नहीं है, आप इसे भी कॉपी में नोट कीजिएगा। हाँ, आपको जल्दी से इसे नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिएगा, ये सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर के रूप में आप नोट कीजिएगा, ये डेटा को प्रबंधन करने वाले उपकरण है। और अगर हम लोग डेटा का विश्लेषण सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको SPSS R और क्या है, देखिए मैट लैब है, इसको मतलब नहीं पढ़िएगा आप, मैट लैब है ये, इत्यादि शोधकर्ताओं के बड़े डेटा सेट को विश्लेषण करके उनके निष्कर्षों की व्याख्या को संग्रहित करता है। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिएगा, यानी ये उपकरण जो हम लोगों ने देखा, ये सभी क्या करता है, तो कोई भी शोध परियोजनाओं की दक्षता को, उसके संगठन, उसके सटीकता में सुधार करते हुए छात्रों के लिए और पेशेवर शोधकर्ताओं दोनों के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं। इसमें ये देखिए, अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कुल मिलाकर 30 टर्म को जानना होगा, ठीक है ना। तब जाके आपको क्या ई रिसोर्स का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सब पे बात करेंगे आज बेहतरीन तरीके से। आप सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, इस स्लाइड से आपका 4 नंबर आ सकता है। बुक का प्राइस 350 ही है और इससे कम कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमने जब इसको स्पीड पोस्ट किया तो हमें काफी महंगा पड़ा स्पीड पोस्ट, इसीलिए, ठीक है ना। चलिएगा, देखिए सबसे पहले इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एप्लीकेशन वाले आज से चिंता बिल्कुल मत करना, क्यों, क्योंकि हमने अब एक स्टाफ इसीलिए रखा है कि पीडीएफ आपको भेजना है, बस खत्म। तो पीडीएफ आपको क्लास के जस्ट बाद मिलेगा, प्रॉमिस, ठीक है ना, इसलिए चिंता नहीं करना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ईपब किसका उदाहरण है। क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईपब किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखिए ईपब जो है ना, ई पुस्तक का उदाहरण है, ई बुक का उदाहरण है, यही आपको रटना है, ठीक है ना। जैसे आपको पूछा जाता है मोबी फॉर्मेट, ध्यान रखना है, ये मोबी फॉर्मेट क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा। आपके ऑप्शन में रहेगा ई बुक्स, डेटाबेस, डिजिटल आर्काइव, ई थेसिस, ऑनलाइन रिपोजिटरी, शोध उपकरण और सॉफ्टवेयर, आपको कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा मोबी फॉर्मेट क्या है, ये मोदी नहीं है, ये मोबी फॉर्मेट है। और मोबी फॉर्मेट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यह भी ई पुस्तकें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखना, आपको पीडीएफ निश्चित तौर पर ये 99 वाला जल्दी से इसका लाभ उठा लीजिए। जी हाँ, 99 रुपया का आप
गुलछर्रे उड़ा देते होंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करेंगे तो हमारा भी हाथ मजबूत होगा और हम भी अपना वर्क को जल्दी से और इफिशियंसी उसका बढ़ जाएगा। इसीलिए आप हमें सपोर्ट की भावना से आप एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट की सुविधा नहीं है, ये थोड़ा सा लिमिटेड है हमारा एप्लीकेशन, इसीलिए वहां पर स्क्रीनशॉट की सुविधा नहीं हम दे सकते हैं, वो हमारे अंडर में नहीं है, इसी चलते ड्यू टू प्राइवेसी। अब पता नहीं एप्लीकेशन बनाने वाला क्या ये प्राइवेसी लगा दिया है, ये हमारे पल्ले भी नहीं पड़ता है कभी कभी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आज से बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिएगा, डेटाबेस। अब आपको याद रखना है, ये जो पबमेड है ना, आपसे पूछा जाता है पबमेड क्या है। आपको लगता होगा कि यह ई बुक है, एक बार इसे शेयर कर दीजिए। देखिए, अभी कोई क्वेश्चन आप मत पूछिए, जितना आपके पास जानकारी है उससे कहीं अधिक और असमंजस की स्थिति में हम लोग भी हैं, इसीलिए अभी कोई वो प्रॉमिस नहीं करेंगे कि क्या होगा आगे, बस वेट एंड वॉच करने का समय है। बस हम लोग प्रयासरत है और आपको जल्द ही खुशखबरी देखने को मिलेगा। हम मुश्किल से कहते हैं 1 सप्ताह इंतजार कीजिए, एस्टेट भी होगा, एलईटी भी होंगे और लाइब्रेरियन की बहाली भी आएगी। सरकार एक काम एक तरफा नहीं करेगी, इसीलिए सारे चीज की स्थिति असमंजसपूर्ण है, इसीलिए आपको धैर्य रखना है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पबमेड क्या है, तो सबसे पहले तो एक वर्ड में अगर आप बात करें तो यह डेटाबेस के लिए क्या है, तो आप सभी जानते हैं पबमेड क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी हम सब पे अच्छे से बात करेंगे। IEEE एक्सप्लोरर, प्रोक्वेस्ट, ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए, डिजिटल आर्काइव यानी आर्चिव्स जिसको बोलते हैं, आर्काइव्स, ये नेशनल आर्काइव्स और यूरोपियना, ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, डिजिटली जब हम लोग किसी डाटा को प्रिजर्व करते हैं तो उसके लिए आर्चिव्स फोल्डर बनाते हैं, ये हमारा यूरोपियना। DPLA किसका पार्ट है, तो ये भी बात याद रखना है। देखिए, आपको प्रोक्वेस्ट क्या है, तो आपको ध्यान रखना यह ई थेसिस है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। हार्वर्ड डैश क्या है, तो यह भी हमारा ई थेसिस है। देखिए, ARXIV जिसको आर्चिव बोलते हैं, बायो आर्चिव भी है ना, ये सभी क्या है, तो रिपोजिटरी है। ये दोनों टर्म याद रखिएगा, ये आर्चिव और बायो आर्चिव जो है यह क्या है, हमारा रिपोजिटरी है, ये भी बातें ध्यान रखना है। देखिए, जेटेरो, इंड नोट, मैटले और क्या SPSS, मैटलैब इत्यादि, ये सभी क्या है, तो शोध उपकरण और डिजिटल के लिए ई रिसोर्स में सॉफ्टवेयर आता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनलाइन क्लास कितने की है, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आप हमें कॉल कर लें, ठीक है ना, 9525175737 पर आप हमें कॉल कर लें, विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उसके साथ ही आपको जाना, देखिए ये हमारा कोर्सेरा, आप नाम सुने होंगे, EDX, यूडेमी, मॉडल है ना, फिर प्लस वन, डोआर्ज है ना, डोआज, बायोमेड सेंटर इत्यादि इत्यादि को हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल, अब हमारा पहला टॉपिक आज शुरू होता है। ईपब की बात करते हैं क्या, तो ईपब एक बार इसे शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देखने वालों से निवेदन है कि आप इसे एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है। ईपब यानी सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और पब से पब्लिकेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इसका फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईपब मतलब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ईपब एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला क्या है, ओपन ई बुक फाइल फॉर्मेट है। रटिए, कोई उपाय नहीं है, आप ऑप्शन के सहारे ना रहें, ठीक है ना, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ईपब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यह एक ओपन ई बुक फाइल का फॉर्मेट है। यू सिंपल कहे तो यह एक ई बुक है। अब आप ई बुक क्या समझते हैं, आप जिस तरह से पीडीएफ देखते हैं ना, तो पीडीएफ के जैसा ही ई बुक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये व्यवस्थित रूप से लाइब्रेरी में यूज किए जाने वाले टर्म है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। यह ई रीडर, टैबलेट या स्मार्टफोन जैसे विभिन्न उपकरणों पर डिजिटल किताब पढ़ने की सुविधा देता है। इसमें आकार बदलने योग्य टेक्स्ट होते हैं, चित्र, इंटरेक्टिव तत्व इत्यादि को यहां पर शामिल करके अट्रैक्टिव फॉर्मेट में आपको बुक उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ईपब बोले तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो बोलिए कोई दिक्कत है, चलिएगा। अब यहां पर आपको बात पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम ईपब के वर्तमान संस्करण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ईपब 3.2 अभी वर्तमान में ये चल रहा है।
EPUB का वर्जन जो याद रखना है वो कौन सा है, तो 3.2, यानी सबसे पहले तो इसका EPUB में तीसरा वर्जन है और तीसरा वर्जन में 3.2 जो है इसी को थोड़ा सा संशोधित करके और इसे 3.2 कर दिया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्या है EPUB 2.3 में एक छोटा सा संशोधन किया गया जिसको 3.2 का नाम दे दिया गया है। ध्यान रखना है 3.2, उसके साथ ही और भी इसका वर्जन था, क्या था, तो EPUB 3.0.1 पर आधारित है और जिसमें 3.1 से कुछ परिवर्तन करके 3.2 बनाया गया। यानी इसकी अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो 3 पॉइंट पहले आया, ठीक है ना, 3 पॉइंट के बाद 3.1 आया, उसके बाद ध्यान रखना है 3.0.1 आया और इसके बाद पूर्णतः आपको 3.2 जो वर्तमान में चल रहा है यह आया। इसका उपयोग आप समझ चुके होंगे क्या, तो याद रखना है शैक्षणिक प्रकाशक को आसान पहुंच के लिए EPUB फॉर्मेट में पाठ्य पुस्तकों को प्रदान कराया जाता है। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, यानी किसी भी पुस्तक का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में PDF के जैसा, न कि PDF के जैसा कोई बुक रीड करना है तो रीडिंग करने के लिए आपको EPUB एक PDF के जैसा ही ओपन बुक फाइल का फॉर्मेट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप EPUB को तो अच्छे से समझ चुके होंगे। बोले कोई दिक्कत है EPUB, अब आपको EPUB के बारे में आएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बोले कोई दिक्कत है, जल्दी से बोलिएगा कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप जल्दी से बताइएगा कि EPUB को समझने में क्या दिक्कत हुआ। अब अगला चलते हैं हम लोग मोबी फॉर्मेट, ये मोदी नहीं मोबी है, ये बातें ध्यान में रखना है। मोबी फॉर्मेट क्या होता है, याद रखना है मोबी फॉर्मेट क्या है, यह भी एक E-बुक फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है ना। EPUB के जैसा ही मोबी फॉर्मेट है, यह भी क्या है, E-बुक का फाइल है ना। याद रखना है मोबी पॉकेट SA ने इसे विकसित किया है, पहले याद कीजिए, इसे मोबी फॉर्मेट जो है मोबी पॉकेट, ये वर्ड आप भूल सकते हैं। मोबी पॉकेट ऐसे ने इसे क्या विकसित किया है और बाद में इसे अमेजन ने अधिग्रहित कर लिया, यानी इसे अमेजन ने इसे खरीद लिया। कोई दिक्कत है, क्यों, क्योंकि यह एक एक्सटेंशन है ना, यह एक फॉर्मेट है। अब यह अमेजन के अंतर्गत वर्क चलता है और पहले इसे मोबी पॉकेट ऐसे के द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यह किंडल डिवाइस और ऐप में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। यह किंडल डिवाइस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है किंडल पर पढ़ी जाने वाली पुस्तकें उपलब्ध होती है। किंडल एक एप्लीकेशन और वेबसाइट की तरह कार्य करता है जो अमेजन का है, तो आपको पहले तो यही ध्यान रखना है, किंडल जो है वो अमेजन का है, ये बातें ध्यान रखना है। यह डिवाइस पर या फिर ऐप पर व्यापक रूप से यूज होता है E-बुक को पढ़ने में और E-बुक में मोबी फॉर्मेट किंडल पर ही उपलब्ध है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। मोबी फाइलों में टेक्स्ट, चित्र और जटिल सामग्री जैसे कि डिक्शनरी इत्यादि को भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराया गया है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। एक नाम आप सुने होंगे कैलिबर, नाम सुने हैं क्या, जल्दी से बोलिएगा कैलिबर का आप नाम सुने हैं या नहीं। कैलिबर का नाम आप सुने हैं, यस और नो, जल्दी से बताइए। अगर कैलिबर का नाम सुने हैं तो यह भी एक फ्री यानी निःशुल्क, ये वाला फ्री फॉर्मेट। ओपन सोर्स मतलब यही होता है जो आपको मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। ओपन सोर्स मतलब जो आपको प्रीमियम नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। ई-बुक मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड रीडर है कैलिबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यह एक हमारा ई-बुक के लिए यूज किया जाने वाला एक फ्री ओपन सोर्स का ई-बुक मैनेजमेंट सॉल्यूशन और रीडर। रीडर मतलब जैसे PDF रीडर होता है, उसी तरह से आपको याद रखना है कैलिबर भी एक रीडर के रूप में आपको ओपन सोर्स का ये फॉर्मेट है, फाइल का एक्सटेंशन कहें या फिर हम इसको कहेंगे PDF को रीड करने वाला ई-बुक का मैनेजमेंट है। उसी तरह से आपको हमने किंडल भी बताया, किंडल आपको ध्यान रखना है यह अमेजन का है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस फंडामेंटल, ये क्या है, यह किंडल पर उपलब्ध। आप अमेजन का किंडल जब इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको यहां पर लाइब्रेरी साइंस का ये पुस्तक आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये दो बातें आप जान गए, अभी गिनिएगा आप कितना हम टर्म पढ़ाएंगे, इसीलिए इसका PDF आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, है ना, तो बर्बादी का जरवा हो जाएगा। लेकिन हमारे रहते आपको चिंता नहीं करना है, मात्र आप 99 का पे करेंगे, हम एक सहयोग करेंगे। देख रहे हैं ना ये पसीना, तो ये पसीने की कीमत हम नहीं ले रहे हैं आपसे, बस हम जिससे
स्टाफ का खर्च ले रहे हैं, जिससे कि पीडीएफ बनवाएंगे और टाइम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा पाएंगे। इसीलिए आप हमें सहयोग के तौर पर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है और पीडीएफ के लिए आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। आप कितनी भी बार उस पीडीएफ को मंगा सकते हैं, आपको हम उपलब्ध करा देंगे। बस एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे सहयोग की भावना से पीडीएफ को सार्वजनिक ना करें, ताकि हमारे मेहनत पर कोई आंच ना आए। इतना सा आपसे पर्सनली हम निवेदन करेंगे। अगला चलिएगा, नेशनल आर्कीव। याद रखना है आपको, इसको आर्चीव पर हो या आर्कीव पर है, तो याद रखना है नेशनल आर्कीव क्या है। याद रखना है आर्चीव का मतलब होता है अभिलेखागार। क्या होता है, जल्दी से बोलिएगा, अभिलेखागार यानी आर्कीव्स। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अभिलेखागार सरकारी ऐतिहासिक अभिलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने और उसे प्रबंधित करने के लिए आधिकारिक केंद्र है। याद रखना है आपको, यानी जो हम लोग आर्चीव्स फोल्डर बनाते हैं ना, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम पूरे फाइल को एक ताला लगाकर हम उसे सेट कर दें, ताकि इसे कोई वायरस ना खाए, कोई हैकर इसे कोई हैक ना कर ले। इस प्रयोजन से आसानी से इसे कोई नहीं ओपन कर सकता है, हैकर इसे तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए आपको हमारे देश के लिए नेशनल आर्काइव्स बनाया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया है। इसमें डिजिटली हर फाइल को अच्छे से संजो कर रखा जाता है। ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिसको नेशनल आर्काइव्स कहते हैं, यह नई दिल्ली में स्थित है, जहां पर आपको औपनिवेशिक काल से ही जुड़े हुए दस्तावेजों को संरक्षित करके रखा जाता है। वो सभी दस्तावेज जो रेयर्ड होते हैं, उसको भी अभी तक इस राष्ट्रीय अभिलेखागार में यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया। आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना वर्ष क्या है, तो 1891 यानी 11 अप्रैल 1891 ईस्वी से ही यह भारत में अभिलेखागार मौजूद है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बातों को भी अच्छे से समझ चुके होंगे और कोई जानकारी इसमें आपको उतना नहीं जानना है, इसीलिए आपको इतना जानकारी काफी है। सबसे पहला तो आपको ईस्वी याद रखना है। कलर बदल रहा है, अच्छा हम देख लेंगे। हाँ, आगे हमारा स्क्रीन है, हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। चलिएगा, अगला नाम आप देखे होंगे यूरोपियना। बिल्कुल, आपको यूरोपियना नाम से ही समझ में आ रहा है यह क्या है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर देखिए, ये ई बुक नहीं बल्कि यूरोपियना जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो यूरोपीय संस्कृति संस्थानों में लाखों किताबों, उसकी कलाकृतियां, संगीत, अभिलेखीय दस्तावेज इत्यादि तक पहुंच प्रदान करता है। यानी डिजिटली आप किसी दस्तावेज को देखना चाहते हैं तो यूरोप में मुख्य रूप से यूज होने वाला यह हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसको यूरोपियना कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, यह मुख्य रूप से शोधकर्ताओं के लिए है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको ध्यान रखना है यूरोपियना भी आपका एक ऑप्शन होगा, जो यूरोपीय संग्रहालयों में ऐतिहासिक पांडुलिपि, कलाकृतियां बिना यहां पर जाए भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज ये एक क्या है, आपको पूछा जाएगा तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इन सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने में मदद मिलता है। ऐतिहासिक पांडुलिपि भी यहां पर उपलब्ध है और कोई भी कलाकृतियां इत्यादि। आपको ध्यान रखना है, यूरोप में यह बृहत रूप से वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम है यूरोपियना। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला टर्म है हमारा डीपीएलए। क्या है अगला टर्म? डीपीएलए। क्या आप नाम सुने हैं? बताइएगा जल्दी से। डीपीएलए कोई भी निगेटिव बातें यहां पर ना करें। पढ़ने वाले जो अभी से लगातार पढ़ेंगे वही लाइब्रेरियन बन पाएंगे। आपको क्या लगता है आसान है लाइब्रेरियन बनना? तो बिल्कुल नहीं, आपको अभी से अनवरत पढ़ाई करनी होगी। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन पर भटके, लेकिन जिनके पास कोई उम्मीद नहीं बचा है वह जल्दी से क्या करें, अपना एक टारगेट बनाए कि लाइब्रेरियन तो हम ही को बनना है और 6500 सीट में एक सीट आपका है और कोई उसे ले नहीं सकता है। इसीलिए फुल जोश में रहना है। हाउ इज द जोश, तो लिखना है आपको हाउ। बोलो तो हाउ इज द जोश। आपको वैकेंसी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। आपको नहीं पता है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हर विद्यालय में, हर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, हर
जगह आपको अब लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। इसीलिए लाइब्रेरियन का ये सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए आप किसी को मोटिवेट ना, डिमोटिवेट बिल्कुल ना करें, और बिल्कुल आपको अपना जोश हाई रखना है। आपको ये पता ही नहीं है, आप सिर्फ घर के मुर्गी जैसा ना जिए। आपको पता नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। पूरे इंडिया लेवल पर इतनी बहालियां लाइब्रेरियन में देखने को मिलेगा कि आप पागल हो जाएंगे कि हम कहां का फॉर्म भरे। और आपको बिहार में अगर नौकरी करना है ना, तो यही सुनहरा अवसर है और यही अंतिम अवसर है। और जल्दी से जॉब ले लीजिए, बेरोजगारी का आलम जल्दी से हटाकर बिहार शादी कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीपीएलए, डपला, इसको डपली नहीं समझिएगा, डपला क्या है, डीपीएलए आप मजाक में इसे ही समझे, ठीक है। डी से डिजिटल, पी फॉर पब्लिक, एल फॉर लाइब्रेरी और ए फॉर एप्पल नहीं, अमेरिका, ठीक है ना। तो आपको डीपीएलए का फुल फॉर्म पहले याद रखना है, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये याद ही होता है ऑफ अमेरिका, बिल्कुल ध्यान रखना है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, ध्यान रखना है आपको। यह ई रिसोर्स के लिए सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। यहां पर लाखों फोटोग्राफ्स, पांडुलिपि, किताबें, ऑडियो, वीडियो इत्यादि ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिपला जो है, यह डीपीएलए यह क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यह ओपन है, मुफ्त है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यह ओपन है, ये सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डीपीएलए यानी डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, यह मुफ्त रूप में आपको फोटोग्राफ, पांडुलिपि, किताबें, ऑडियो, वीडियो इत्यादि के संग्रह के लिए आप रिमोट यानी दूर में रहकर भी आप अमेरिकी दस्तावेज के लिए और भी बहुत सारे विश्वव्यापी दस्तावेजों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका के माध्यम से। यह शोधकर्ताओं, अमेरिकी इतिहास पर पुराने अखबार, पत्रिकाएं, पांडुलिपि की खोज कर रहा है। और डीपीएलए प्लेटफॉर्म में याद रखना, आप सीधे डिजिटल कॉपी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ता है, यह बिल्कुल ओपन है, बातें आपको ध्यान में रखना है। सर नर्सरी और एलकेजी का बिहार सरकार का दूसरा वैकेंसी निकाला जाएगा क्या, यूट्यूब पर ऐसा दिखाया जा रहा था। यह नौटंकी नहीं, आपको अभी ये स्कूल लाइब्रेरी के लिए जो बहाली आ रही है 6500, इसमें आपको कहीं भी दे सकता है। +2 स्कूल तक आपको कहीं भी जहां पर भी उपलब्ध है लाइब्रेरी, वहां पर आपको यहां पर पोस्टिंग दे दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले तो यही बात आप ध्यान में रखिए। यह स्कूल लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की अभी चर्चा हो रही है, आपको यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसी देखने को मिलेंगे। उसके लिए एमलिब यानी एमलिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, आपको यूनिवर्सिटी की अभी बहाली आनी है, अभी उस पर चर्चा चल रही है। पहले बिलीस के माध्यम से आप बिहार लाइब्रेरियन तो बन जाइए, स्कूल लेवल का, +2 लेवल का, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ चुके होंगे। अगला चलिएगा, आप देखिए हार्वर्ड डैश, जल्दी से बताइए क्या नाम सुने थे हार्वर्ड डैश का। आप इसे जल्दी से शेयर कीजिए। देखिए आपको मेन टाइम में हम एकलव्य क्लास दे दिए हैं आपको 8 बजे, तो आपका धर्म है कि इस बैच को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर सफल बनाएं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए हार्वर्ड डैश क्या होता है, देखिए इसका पूरा नाम है डिजिटल एक्सेस स्कॉलरशिप एट हार्वर्ड। देखिए DAS, एस याद रखना है, ये क्या क्या एच मतलब ये हार्वर्ड ही होता है। तो याद रखना है डैश का फुल फॉर्म होता है डिजिटल एक्सेस टू स्कॉलरशिप एट हार्वर्ड, ये बातें याद रखना है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ओपन एक्सेस डिजिटल रिपोजिटरी है रे बाबा, नोट कर लेना है इस बात को। यह डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है और यह बिल्कुल ओपन है। बोले तो इसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना पड़ता है। नोट किया जाए, ये डैश क्या है हार्वर्ड का, तो ये डैश जो है यह हमारा ओपन एक्सेस का डिजिटल रिपोजिटरी है, जिसमें विश्वविद्यालय के संकाय और शोधकर्ताओं के प्रकाशन, शोध पत्र, लेख, अन्य शैक्षणिक सामग्रियों को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है यह रिपोजिटरी मुफ्त है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे कोई भी व्यक्ति शोध सामग्री को डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है और उसे उद्धृत यानी वो उस रिस्क को रिसर्च के लिए यूज कर सकता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखना है क्या, तो ये हार्वर्ड डैश जो है इस पर हार्वर्ड लॉ रिव्यू के शोध लेख भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके
पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये बातें भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टर्म है हमारे पास जेटेरो। जोटेरो क्या है? जोटेरो आप सभी जानते हैं, ध्यान रखना है। जोटेरो भी एक ओपन है, बिल्कुल फ्री है और सोर्स रिफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। याद रखना है, मुक्त स्रोत उपलब्ध करने के लिए यह संदर्भ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यह क्या है जेटेरो? तो आपको ध्यान रखना है, ओपन रिसोर्स है और इसमें यह सॉफ्टवेयर के रूप में आपको देखने को मिलता है, जहां पर बहुत सारे शोध सामग्री एकत्रित है। ये बातें ध्यान रखना है ना। तो ये बातें यहां पर आपको एक वर्ड में समझ में आ गया। और आपको अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसका कोई भी फुल फॉर्म आधिकारिक रूप से नहीं है। यह क्या है? तो ओपन सोर्स का रिफरेंस मैनेजमेंट, संदर्भ मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स का रिफरेंस सर्विस प्रदान करता है, उसको मैनेज करता है। डेवलपर की बात करें तो सेंटर फॉर हिस्ट्री एंड न्यू मीडिया, याद रखना है, जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा यह जेटेरो, बिल्कुल याद रखना है, जोटेरो किसके द्वारा है? तो याद रखना है, जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी यूएसए में है, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत वर्ष भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो 2006 आपको ध्यान रखना है कि 2006 में इसको शुरू किया गया। जोटेरो को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, 2006 में इसकी शुरुआत, बिल्कुल ध्यान रखना है, किसके द्वारा? तो जॉर्ज मैसन, बिल्कुल ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है उसके द्वारा इसे अब शुरुआत किया गया था। सर टॉपिक कौन सा है? देखिए कल के क्लास में हमने आपको ई रिसोर्स पढ़ाया था, जिसको हिंदी में ई संसाधन कहे थे। ई संसाधन किसका है? तो यह डिजिटल लाइब्रेरी का पार्ट है। क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत हम लोग ई रिसोर्स पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स पढ़ते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे टर्म आए थे और उस टर्म को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं और कुल मिलाकर 30 टर्म इसमें है। आपको हर एक टर्म पर विस्तार से हम पढ़ाए हैं एप्लीकेशन पर, इसीलिए आपको एप्लीकेशन पर जल्द ही पीडीएफ के साथ सभी सामग्री अपडेट कर दी जाएगी। और आपको आज हम ऑफर भी दे दिए, तो आप हमारा पेड कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो याद रखना है, रिसर्च रिफरेंस, बाइबिलियोग्राफिक और साइटेशन को कलेक्ट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए साइट और शेयर करने की बातें जेटेरो को दिया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको एकेडमिक पेपर्स, बुक्स, वेब पेज में याद रखना है, मेटा डेटा है ना, ऑटोमेटिकली कैप्चर करने की इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं जेटेरो में आपको देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप जेटेरो को भी आप देख चुके हैं। कोई दिक्कत है तो उम्मीद करते हैं कि जेटेरो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और कोई भी परेशानी अब नहीं रह जाएगी। आपको ध्यान रखना है, इसका टेस्ट है ना, इस पर आपको बेहतरीन 2020 एमसीक्यूज कराएंगे हम, ध्यान रखना है। और ये 2020 एमसीक्यूज और आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? तो ऐप पर मिलेगा, पेड कोर्स में। जी हाँ, उस बैच का नाम है अर्जुना बैच और इसका 2020 एमसीक्यूज इच टॉपिक पर, जितना भी टॉपिक 30 टॉपिक है, आपको एप्लीकेशन पर कराया जाएगा रात्रि के 9 बजे और वो आपको निश्चित तौर पर 9 बजे मिलेगा, राइट टाइम। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कल से इस पर हम लोग बारी बारी से वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो यूजीसी नेट में बेहतरीन तरीके से पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जल्दी से पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, आप किसी दुनिया के बहकावे में बिल्कुल ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ सकते हैं। और 50% का ऑफ चल रहा है और आपको आज से 14 अगस्त तक ऑफर है। आप 14 अगस्त तक मात्र 399 में 800 का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और सिर्फ आप पीडीएफ से ही पढ़ना चाहते हैं तो 99 का आप ऑफर का लाभ उठाएं। फोन पे या गूगल पे से आप पेमेंट हमारे नंबर पर करेंगे, कॉल कर लीजिएगा 9525175737 पर और बस आपको हमारे पीडीएफ का हिस्सा बन जाना है। आपको हर दिन पीडीएफ मिल जाएगा टाइम पे, ठीक है ना। तो चलिए अगला है हमारे पास जो टर्म है वह है इंड नोट। सबसे पहले आप जल्दी से बताइएगा, इंड नोट आपने कब और कहां सुना था? ई नोट, इंड नोट तो हम सुने ही नहीं थे सर। तो रास सर का क्लास देखिएगा तब ना सुनिएगा, और ऑप्शन में रहेगा तो हवाई हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा इंड नोट क्या है? तो सबसे पहला जो आपका आंसर होना चाहिए वो होगा क्या? बोलिए। तो ई इंड नोट जो है एक ई रिपोजिटरी है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ई नोट जो है
इंड नोट जो है यह ई रिपोजिटरी है। अब उसके अंदर में अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो ध्यान में रखना है यह रेफरेंस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। याद रखना, रेफरेंस बोले तो संदर्भ का प्रबंधन करने वाला एक सॉफ्टवेयर का नाम है इंड नोट। आपसे दूसरी बार यही पूछेंगे हम ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे आपसे, ध्यान रखना है संदर्भ प्रबंधन का सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन है? इंड नोट। आपसे पूछेंगे इंड नोट क्या है, आप बोलेंगे ऑप्शन में ई रिसोर्स तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करें, तो ध्यान रखना है आपको क्या करना होगा। तो ये इंड नोट जो है एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा ई रिसोर्स है, तीसरा यह संदर्भ का मैनेजमेंट करता है, बोले तो रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जिसका उपयोग शैक्षणिक लेखन में शोध संदर्भों को एकत्र करने, उसको व्यवस्थित करने और उसे उद्धृत करने में इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, एक शोधकर्ता इंड नोट का ही उपयोग करके थेसिस को लिखते समय एपीए या फिर एमएलए शैली में उद्धरण को, ग्रंथ को अच्छे से स्वतः स्वरूप देता है, बिल्कुल आसानी से। क्या, बिल्कुल आसानी से आपको यहां पर मिलता है। ये सारे शोधकर्ताओं को यहां पर मुख्य फैसिलिटी प्रदान किया जाता है। अगला चलिएगा, मेंडले नाइलेवेत जो, क्या है ये? मेंडले। बिल्कुल ध्यान रखना है, जल्दी से बताइएगा मेंडले साइटेशन आपने कब और कहां सुना? बताओ भाई, अगर हमसे सुना तो हमको क्रेडिट दो, नहीं तो नहीं चलेगा काम। जल्दी से बताइएगा, मेंडले का नाम आपने, ये मेंडलीव नहीं है, हाँ, और आपको डूबे भी नहीं कंफ्यूज किया जाना है, ये मेंडले है, याद रखना है। मैन जब डिले करता है तो उसे मेंडले कहा जाता है, ऐसा नहीं होगा। जल्दी से बताइएगा मेंडले क्या है, तो ध्यान रखना है यह भी एक निःशुल्क रेफरेंस मैनेजर और इसको एकेडमिक सोशल नेटवर्क के अंतर्गत देखा जाता है। यह एकेडमिक सोशल नेटवर्क है, ये बातें ध्यान रखना है। और यह भी रेफरेंस सर्विस के लिए रेफरेंस मेजरमेंट, मेजर नहीं मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट के रूप में इसे देखा जाता है। क्या नाम है? मैन जब करे डिले तो उसे मेंडले कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, इसे मजाक में ही ले, है ना। चलिए ध्यान रखना है, यह निःशुल्क रेफरेंस मैनेजर है और यह एकेडमिक सोशल नेटवर्क के तहत वर्क करता है, जो शोधकर्ताओं को शोध पत्र को संग्रहित करने, उसे व्यवस्थित करने और उद्धृत करने में और उसे साझा करने में इसका भी यूज होता है। शोधकर्ता अपने शोध प्रबंधन के लिए, बिल्कुल ध्यान रखना है, स्वतः संदर्भ सूची बनाने में इसका भी यूज करते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान रखना है, क्या? एक मेंडले और दूसरा इंड नोट, दोनों एक जैसा है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो अगला क्या है? ये एसपी नहीं, एसपीएसएस है, ध्यान रखना है। एसपीएसएस क्या होता है? ध्यान रखना है, एस फॉर स्टैटिकल, पी फॉर पैकेज, फॉर द, एस फॉर सोशल साइंस। ये याद रखना है, सोशल साइंस के लिए है, यानी यह एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला बात, अब ये सॉफ्टवेयर है लेकिन इसके फुल फॉर्म में कहीं भी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह एक सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जो स्टैटिकल यानी सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है और इसे आईबीएम द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। ये बात अगर आप भूल जाएंगे तो समझो कि तुम तो झूल जाएंगे। ठोको और थोड़ा सा चाचा, अगर आईबीएम के द्वारा ये विकसित किया गया है, ये बात अगर तुम भूल जाओगे समझ लो कि जिंदगी में झूल जाओगे। वाह, क्या ठोके हैं हम, लेकिन कोई मेरा बड़ाई नहीं कर रहा, छोड़। मान लीजिए कि शोधकर्ता छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम में विश्लेषण करना है, तो वह एसपीएसएस का उपयोग करके औसत यानी मीन, स्टैटिक है ना, देखिए स्टैटिकल है यानी सांख्यिकी की बात होगा, तो सांख्यिकी आप पढ़े हैं ना 10 में, तो ध्यान रखना है आपको। क्या? तो औसत निकाल सकते हैं, मानक विचलक यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, टी टेस्ट, और क्या? तो रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। और ये एसपीएसएस यानी स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के अंतर्गत ये किया जाता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसीलिए थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है, इसे 1 से 2 दिन में हम जरूर सॉर्ट आउट कर लेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलिएगा, मैटलैब यानी आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए क्या है, तो मैट में मैट बना है मैट्रिक्स से
और लैब मतलब लेबोरेटरी, बिल्कुल, यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी, दैट मीन्स मैट लैब। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यह क्या है। तो यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट यानी वातावरण प्रदान करता है। एक वर्ड में अगर आप जानना चाहेंगे तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है क्या कि मैट लैब क्या है। तो ध्यान रखना है मैट लैब जो है उसका फुल फॉर्म आप मैट्रिक्स लेबोरेटरी कहेंगे और यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मैटलैब कहा जाता है। और इसका उपयोग भी आप ध्यान रखना है गणितीय गणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और इसके डेटा विश्लेषण एल्गोरिदम के डेवलपमेंट में, इसके मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग आप बारीकी से समझ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एमसीक्यूज में आप देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा गया था, तो बताना है आपको। तो ध्यान रखना है क्या, तो मैट्रिक्स आप समझते हैं ना, ये मैट्रिक्स आप क्लास 11 12 में पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स से ही समझ में आ जाएगा कि गणितीय गणना के लिए उपयोगी है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। मैटलैब यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी में विशेष रूप से मैट्रिक्स और संख्यात्मक डेटा का कार्य जो कि उसको आसानी से संपादित किया जाता है और ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं तो ध्यान रखना है, शोधकर्ता मैटलैब का उपयोग कोई भी जलवायु डेटा विश्लेषण करने में, यानी ऐसा विश्लेषण जिसमें आपको गणितीय गणना देखने को मिलता है। जैसे कि जलवायु में आप देखते हैं ना, उसका सांद्रण, उसका ह्यूमिडिटी इत्यादि इत्यादि को जो आप एनालिसिस करते हैं उसे हम लोग मैटलैब यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी में, बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा कि गणितीय गणना जिसमें भी होगा, जैसे कि जलवायु से संबंधित कोई भी डाटा हो, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में या कोई भी जटिल समीकरण को सॉल्व करने में, हल करने में मैट लेबोरेटरी यानी आपको क्या मैट्रिक्स लेबोरेटरी का यूज होता है। आप आसानी से इसे समझ चुके होंगे। आपके ऑप्शन में अगर रहेगा मैट लैब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, क्योंकि हमारा कुल मिलाकर 30 टर्म है तो हम लोग संक्षेप में देखेंगे, आपको विस्तार से भी पढ़ाया जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है। लेकिन हम लोग देखते हैं जब प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपल सा बात है, इसमें पूछा जाता है कि यह क्या है। पहला बात, अगर किसी का फुल फॉर्म होता है तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, किसी को डेवलप करने वाला अगर है तो डेवलप करता पूछ लिया जाता है, या सबसे ज्यादा आपको उद्देश्य यानी जो भी हमारा उद्देश्य है उसको टाइप कर दिया और ऑप्शन में ये सभी टर्म जो 30 टर्म आपको हम लिखाए हैं वो पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, क्रोसेरा यानी कोर्सेरा क्या है जल्दी से बोलिएगा। तो याद रखना यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कोर्स से समझ में आ रहा है आपको कि यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्या है कोर्सेरा यानी कोर्स, रास सर का कोर्स यानी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कंपनियों द्वारा बनाए गए कोर्स, उसके स्पेशलाइजेशन और डिग्री प्रोग्राम प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। कोर्सेरा बोले तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यह विश्वविद्यालयों, कॉलेज और कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कंपनी हम लोग कहेंगे उसके द्वारा स्पेशली कोर्सेरा को डिजाइन किया जाता है, इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है तो सिंपल सी बात है, वीडियो लेक्चर आप देख पाएंगे। लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो यहाँ डांस भी देखेंगे नहीं, इसमें सबसे पहले वीडियो लेक्चर, कोई भी असाइनमेंट, क्विज या फिर सर्टिफिकेट का विकल्प इस पे उपलब्ध रहता है। कोई दिक्कत है? जैसे कि हम यहाँ कहते हैं क्या तो कोर्सेरा पर मशीन लर्निंग का कोर्स पूरा किया, यानी यहां बताना है कि कोर्सेरा यानी अगर आप कोई भी एजुकेशन का सिस्टम चलाना चाहते हैं तो याद रखना विश्वविद्यालयों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा कोर्सेरा का उपयोग करके उस पर अपना कोर्स को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिसको हम लोग लर्निंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो कोर्सेरा टर्म आपके एग्जाम में भी ऑप्शन में देखा गया है, इसीलिए हमने आपको यहां पर संक्षेप में इंट्रोड्यूस किया। देखिए, अगला है हमारा EDX। क्या है जल्दी से बताइएगा। EDX का नाम आप सुने थे, यह भी हमारा क्या है तो याद रखना यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT यानी आपको याद रखना है
क्या MIT ने मिलकर इसे शुरू किया और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में, सिंपल सी बात है, यह भी क्या है, एक वर्ड आपको बस ध्यान में रखना है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यहां भी आपको विश्वविद्यालयों और संस्थानों के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स, माइक्रो डिग्री और सर्टिफिकेशन, यानी यहां पर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये हमारा EDX है। कोई दिक्कत है? 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के द्वारा इसे बनाया गया है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा आप इंट्रोडक्शन याद रखिए कि ये है क्या, ताकि आपके ऑप्शन में आ जाए तो आप परेशान ना हो। बिल्कुल, तो ये बात ध्यान रखना है। यह क्या है? तो EDX में बहुत सारे फीचर्स होते हैं और इसमें डेटा साइंस का फंडामेंटल कोर्स इत्यादि पर नामांकन भी कराए जाते हैं। सिंपल सी बात है, यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सिंपल सा, जब लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो ऑल फैसिलिटीज जो लर्निंग से संबंधित है वो यहां पर EDX में उपलब्ध होता है। बिल्कुल आपको इतना सा जानकारी याद रखना है। यूडेमी क्या है? आप बस नाम सुना सुना होना चाहिए, ये नहीं कि सुना सुना लगने लगे, है ना। यूडेमी क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको सुना दे रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है। तो याद रखिएगा, यूडेमी क्या है? तो यह भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है। तो यूडेमी एक वैश्विक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ कला जैसे विभिन्न विषयों पर विश्व भर में प्रशिक्षकों द्वारा बनाए गए अनेक कोर्स को यह प्रदान करता है। बस सिंपल सी बात है, यह शिक्षार्थी मुफ्त और भुगतान यानी पेड और फ्री दोनों प्रकार के कोर्स यहां से उपलब्ध कर सकते हैं। जब यह क्या है? तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब यहां भी वीडियो लेक्चर, क्विज और इत्यादि इत्यादि प्रमाण पत्र भी यहां पर आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यूडेमी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सा कैसा है, शुरू में कल के ही क्लास में हमने आपको बता दिया था। आपको हम लिस्ट भी दे दिए हैं। आपको हमने कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कोई दिक्कत है? तो यूडेमी क्या है, आपको एकदम ऑप्शन जब हम MCQs में पूछेंगे ना, तब समझ में आएगा कि आप तुक्का लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। और एप्लीकेशन पर भी कोई इंटरनेट का इशू नहीं है, हम जहां तक देख पा रहे हैं अपने सिस्टम में, तो इंटरनेट नेटवर्क की कोई इशू नहीं है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा बफरिंग हो रहा था क्योंकि सिस्टम पर थोड़ा सा लोड पड़ता है जिस समय हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बूटिंग में, तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में परेशानी देखने को मिल सकता है। अब देखिए अगला है हमारा मॉडल। देखिए MOODLE, यह क्या है? देखिए यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। LMS बोले तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह क्या है? यह ओपन सोर्स का है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मॉडल क्या है। तो यह एक मुफ्त सोर्स यानी ओपन सोर्स है, यानी यहां पर आपको प्रीमियम नहीं बल्कि हर चीज निःशुल्क मिलता है। तो यह बातें ध्यान रखना है। और यह एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यूं कहें हम लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है ना, जिसका उपयोग ऑनलाइन कोर्स इत्यादि को निःशुल्क प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब जब ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, और यह एक मैनेजमेंट सिस्टम का भी हिस्सा है, इसका मतलब इसका क्षेत्र व्यापक है। संक्षेप में हम लोग ये बातें जान सकते हैं, ठीक है ना। इस पे भी असाइनमेंट, क्विज, चर्चा मंच, मूल्यांकन, छात्रों के साथ संवाद, एकीकृत मंच को प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी इसको हम लोग बहुत सारे चीज को, हम लोग बहुत सारे सेक्टर को मैनेज करते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में। इसीलिए यह मॉडल एक क्या है? तो याद रखना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और दूसरी बातें, यह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनमें विभिन्न प्लग इन समर्थन यानी सपोर्ट करता है और यह विश्व भर के विश्वविद्यालयों, संस्थानों इत्यादि के द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। बोले कोई दिक्कत है? जब यह ओपन सोर्स है तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या होगा, कोई भी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। बोले तो यह दूर में रहते हुए भी आप आसानी से अपने लर्निंग मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क तरीके से। यानी आपको मॉडल ध्यान रखना है, यह ओपन है, ये बातें भूलना नहीं है, ठीक है ना। और कुछ बातें जानना है नहीं, तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया। चलिए उसी तरह से अब अगला टर्म आपको ध्यान रखना है, प्लॉज वन। क्या याद रखना है? तो यह क्या है प्लॉज वन? तो यह एक सहकर्मी समीक्षित ओपन एक्सेस वैज्ञानिक पत्रिका है। अब आप जल्दी से बता दीजिए, क्या एक क्वेश्चन ही इस स्लाइड से पूछेगा तो क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? बताइएगा, क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपको प्लॉज वन पूछ दिया कि क्या है प्लॉज वन, या फिर ऑप्शन में अगर रह गया तो आपको ध्यान रखना है, यह ओपन एक्सेस बोले तो निःशुल्क उपलब्ध होता है और यह एक वैज्ञानिक पत्रिका है, बिल्कुल साइंटिफिक जर्नल है। यह बातें आपको भूलना नहीं है, जो कि
विज्ञान और चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में प्राथमिक शोध को कवर करता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है प्लाउज वन। कोई दिक्कत है? याद रखना है प्लाउज मतलब क्या होता है, P फॉर पब्लिक, L फॉर लाइब्रेरी, O फॉर ऑफ और S फॉर साइंस। बिल्कुल प्लाउज का फुल फॉर्म आप पहले ध्यान रखिए। P फॉर क्या होगा, तो याद रखना है पब्लिक, L फॉर लाइब्रेरी, ऑफ, S फॉर साइंस। यानी आपको प्लाउज क्या है, तो याद रखना है प्लाउज लाइब्रेरी ऑफ साइंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्लाउज वन। जैसे आप देखते होंगे पीएनबी ने, है ना, पीएनबी ने क्या पंजाब और वन भी लगा हुआ है उसमें, है ना। उसी तरह से प्लाउज वन आपको ध्यान रखना है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है प्लाउज वन, और यह एक ओपन एक्सेस वैज्ञानिक पत्रिका है। बिल्कुल ध्यान रखना है, पत्रिका है तो इसको प्रकाशित ही किया जाएगा, पब्लिश किया जाता है। यह लेखकों को कॉपीराइट बनाए रखने की अनुमति देता है। यानी ये जो होता है ना, ये कॉपीराइटेड मटेरियल प्रोवाइड कराता है। यानी आप इस डाटा को अगर आप चोरी करेंगे, आप इसको रीप्रिंट करेंगे, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये बातें आपको ध्यान रखना। बस आप अपने स्टडी के लिए इसे आराम से यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये ओपन एक्सेस है। साथ ही आपको ध्यान रखना है इसमें, साथ ही इसके कार्य को क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध कराने की यहां पर व्यवस्था है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 2006 में इसे शुरू किया गया था और अपने व्यापक दायरे और शोध की नवीनता के बजाय इनकी वैधता पर आधारित कठोर समीक्षा के लिए इसे जाना जाता है। वैधता मतलब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, और इसको आप अलग अलग साइट पर निःशुल्क नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कॉपीराइटेड मटेरियल है। इसका अधिकार किसी को नहीं है कि उसका हम कुछ डाटा को कॉपी कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है प्लाउज वन एक विशेष फीचर, और यह इसकी नवीनता के बदले इसमें क्या है, तो वैधता इसकी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना है पब्लिक, प्लाउज मतलब पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, और वन बोले तो ये क्या हो गया, यह प्रकाशित एक वैज्ञानिक पत्रिका हो गया। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। 2006 वर्ष इसका क्या, तो इसको शुरू किया गया था 2006 वर्ष में, और यह पीर रिव्यू ओपन एक्सेस साइंटिफिक जर्नल, यही बात यहां था, ओपन एक्सेस वैज्ञानिक पत्रिका यानी साइंटिफिक जर्नल की बातें ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो प्लाउज की बातें हो गया, यहां जनरल ये बातें हो गया, हिंदी में लिखा हुआ है, वहां पे हमने आपको समझा दिया। बिल्कुल आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना है क्या, तो यह पूर्णतः ओपन एक्सेस है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इसे, इस लेख को पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है। विज्ञान और चिकित्सा के सभी विषयों को यह कवर करता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। प्लाउज वन जो है वह क्या, तो विज्ञान, यानी आपको यहां साइंस की बात है तो विज्ञान, और विज्ञान से साथ साथ आपको चिकित्सा ध्यान रखना है, यह संपूर्ण विषय को कवर करता है। बिल्कुल ध्यान रखना है। नकारात्मक परिणाम और पुनरावृत्ति अध्ययन की को भी यह स्वीकार करता है, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, पीयर रिव्यू की प्रक्रिया, जिसमें विधि और डेटा की वैधता पर बिल्कुल इस पे ध्यान दिया जाता है। इसीलिए यह प्योर ऑथेंटिक डाटा प्रदान करने वाला है। प्लाउज वन आपको समझ में आ गया। प्लाउज वन का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। प्लाउज वन का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसी तरह से आप अब देखिए क्या, तो डोवाज क्या होता है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। डी फॉर डायरेक्टरी, ओ फॉर ओपन, ध्यान रखना है, ए फॉर एक्सेस जर्नल, यानी यह क्या है, तो यह भी जनरल से संबंधित है। प्लाउज भी क्या है, तो यह भी क्या है, यह एक प्रमाणिक जर्नल ही है, वैज्ञानिक पत्रिकाओं को प्रोवाइड कराता है। ये बातें ध्यान रखना है। प्लाउज और प्लाउज वन दोनों में अंतर है, आपको हमने बता दिया। इसको एक बार आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है, यह भी क्या है, डोवाज जो है यह एक ऑनलाइन डायरेक्टरी है। ये बातें आप ध्यान रखना है, जो कि हाई लेवल के गुणवत्ता यानी क्वालिटी के साथ साथ सहकर्मी समीक्षित यानी पीर रिव्यू यहां पर भी है। तो ध्यान रखना है, प्लाउज वन जो था हमारा और यहां पर डोवाज जो था, ये दोनों जर्नल से संबंधित है, यानी पत्रिका से संबंधित है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। दूसरी बात है कि यह भी क्या है, ओपन एक्सेस जर्नल है, तो बिल्कुल आपको यहां भी टेंशन नहीं लेना है। शोधकर्ता, छात्र, यहां पर आम जनता को बिना किसी सदस्यता शुल्क के वैज्ञानिक और अकादमिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक डिफरेंस डोवाज और प्लाउज वन में क्या है, जल्दी से आप बताइएगा। बेसिक डिफरेंस अगर हम पूछें आपसे, क्या
डोवाज और प्लाउज में मेन डिफरेंस क्या है, ध्यान में रखना है, दोनों ओपन एक्सेस हैं, दोनों पत्रिकाएं हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पत्रिका है, जबकि यह ओपन एक्सेस डायरेक्टरी है, यानी डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस है, यानी यहां पर शोधकर्ता नहीं, शोधकर्ता के साथ छात्र और आम जनता को भी बिना पैसे दिए यानी निःशुल्क रूप में वैज्ञानिक और अकादमिक दोनों। तो ये दोनों में मुख्य अंतर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो डोवाज है ना, यह वैज्ञानिक के साथ साथ अकादमिक भी है, जबकि प्लाउज जो है वह सिर्फ और सिर्फ, आपको ध्यान रखना है क्या, तो यह सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक है। दोनों में मूल रूप से यही अंतर है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डोवाज जो है वह वैज्ञानिक के साथ साथ अकादमिक भी पत्रिकाएं हैं, जबकि प्लाउज वन जो है वह सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पत्रिकाएं हैं, ये भूलना नहीं है। कोई दिक्कत है? और यह ओपन एक्सेस प्रकाशन को बढ़ावा देता है, ये बातें ध्यान रखना है। यहां दूसरा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो है 2006 में लाया गया था, ध्यान रखना है। ये जो प्लाउज वन है ना 2006 में आया था, जबकि आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा है क्या, तो ये डोवाज जो है वो 2003 में आया था। यह विश्वव्यापी है और लगभग 125 देशों के हजारों जर्नल्स को सूचीबद्ध करता है ये डोवाज, बिकॉज ये डायरेक्टरी है ना, इसका मतलब यह क्या करेगा, तो बहुत सारे देशों का जर्नल को यह एक ऑर्गेनाइज वे में पेश भी करता है, या एक सिस्टम के तहत वर्क करता है, सूचीबद्ध करता है। यहां पर सभी विषयों को कवर किया जाता है, विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान, क्या, कला, मानविकी इत्यादि। अब आप यहां पर फिर से आप देखेंगे प्लाउज जो हम लोग देखे यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइंस होता है, जबकि ये साइंस के साथ साथ सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी इत्यादि इत्यादि, यानी आपको दो बातें यहां पर अंतर समझ में आ रहा है। डोवाज में क्या है, तो यह आम जनता के लिए भी है, दूसरी बातें यहां पर अकादमिक भी है। ये कोई दिक्कत है, एकेडमिक यानी वैज्ञानिक के साथ साथ यहां पर आपको एकेडमिक पत्रिकाएं भी मिलती है, जबकि प्लाउज सिर्फ साइंस प्रोवाइड करता है, डोवाज जो है वो सामाजिक विज्ञान इत्यादि इत्यादि अन्य विषयों को भी प्रदान करता है। तो आपको मूल रूप से प्लाउज और डोवाज में अंतर समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है? आपको यह भी पता चल गया कि यह भी ओपन है, यानी यह मुफ्त और वैश्विक स्तर पर सुलभ है, और जर्नल्स इसमें शामिल होता है, और यह गुणवत्ता के रूप में मानवीकरण एकदम मतलब मानदंड पर यह खरा उतरता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। बोलिए, अभी तक जो भी हम टर्म को डिस्कस कर रहे हैं यह संक्षेप में ही सही, लेकिन आपको लगता है ना कि कोई कंफ्यूजन यहां नहीं हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जितना भी पढ़े हैं वो सारा एकदम खिचड़ी बन गया? ऐसा तो नहीं है। बोलिए, आपको कैसा लग रहा है ये टॉपिक? क्या ये एक टर्म में सिर्फ हम बता देते ये है ये है ये है, तो एक स्लाइड में 10 मिनट में पूरा क्लास खत्म हो जाता, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपको इसके बारे में बारीकी भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये डिजिटल लाइब्रेरी आईसीटी का भी पार्ट है ना, तो इसीलिए यह बहुत ही जरूरी है। और हमारे अंदाज से मेरा वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हम कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है हमसे, इसीलिए आपको हमारे क्लास को विश्वास के साथ जुड़ के देखना चाहिए। ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा कि अभी तक जो भी टर्म हमने पढ़ा ई रिसोर्स से संबंधित है वो आपको अच्छे से समझ में आया, यस और नो? और एक बार इसे शेयर कर दें। शेयर करेंगे, देखिए यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं वो सभी टॉपिक जो कि क्रिटिकल है। हम चाहें तो आपको आसान आसान ऐसा टॉपिक पढ़ाएं जो कि आपको मजा आए और समझ में भी आए, लेकिन फिर उन टॉपिक को कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ा रहे हैं, और हमें ये नहीं चाहिए कि व्यूज कितना आ रहा है, बस हम अपने जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं, उनको ईमानदारी से कंटेंट मिले, यही जरूरी है। चलिएगा, उसके बाद आपने पबमेड का तो नाम सुना है, लेकिन यहां पर हम आपके लिए बायोमेड लेकर आए हैं। जल्दी से बताइए, तो पबमेड के साथ साथ कौन कौन है जो बायोमेड का भी नाम सुनकर रखे थे? जल्दी से बताइएगा, बायोमेड का नाम अभी से पहले कौन कौन सुने थे? जल्दी से बताइएगा। ध्यान रखना है, बायोमेड सेंट्रल यानी बीएमसी क्या है? बायोमेड सेंट्रल एक ओपन एक्सेस प्रकाशक है। ध्यान रखना है पहले क्या है, तो आपको देखिए बायोमेड, हमने पबमेड भी पढ़ा है, पबमेड भी पढ़ा है ना। मेड बोले तो मेडिसिन से संबंधित, और ये पबमेड मतलब पब्लिकेशन ही होता है, यानी बायोमेड भी क्या है? तो ध्यान रखना, यह भी एक प्रकाशक है, यानी पब्लिशर है। बिल्कुल ध्यान रखना है, जो वैज्ञानिक शोध लेखकों को ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है।
ऑनलाइन और ये निशुल्क है। बायोमेड, ये बातें ध्यान रखना है। यह बायोमेड मतलब बायोमेडिकल में स्वास्थ्य संबंधित और जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस के शोध में विशेषज्ञता रखता है। यानी आपको यहां पर बायोमेड कह दिया, इसका मतलब मुख्य रूप से बायोलॉजी से संबंधित, बोले तो बायोमेडिकल, बोले तो स्वास्थ्य, बोले तो जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस में कोई शोध करे उसकी विशेषज्ञता यहां पर आपको बायोमेड सेंट्रल में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? यह याद रखना है कि यह जो है पीर रिव्यू यानी समीक्षित होता है और बिना किसी सदस्यता शुल्क के आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग ओपन एक्सेस कहते हैं। तो ध्यान रखना है बायोमेड जो है यह क्या है, यह एक ओपन एक्सेस पब्लिशिंग है, ध्यान रखना है। तो याद रखना आपको हो गया, समझ में आ गया होगा कि बीएमसी बोले तो बायोमेड सेंट्रल, यह क्या है तो बीएमसी मेडिसिन, ध्यान में रखना है, अपना चिकित्सीय अध्ययन को प्रकाशित कर सकता है। कोई भी जो रिसर्च वर्क कर रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन से संबंधित रिसर्च को बायोमेड में, यानी याद रखना है बायोमेड में अपना चिकित्सकीय मेडिकल का जो भी उन्होंने स्टडी किया है उसको प्रकाशित यहां कर सकता है। जो दुनिया के कोई भी व्यक्ति बिना भुगतान के पढ़ेगा आपका और उसे डाउनलोड करके अपने लिए यूज कर सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बायोमेड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यह क्या है, एक प्रकाशक है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में कोई योगदान या कुछ अपनी उपलब्धि है तो आप बायोमेड पब्लिकेशन के तहत आप इसे अपना प्रिंट करा सकते हैं, जो ओपन है। दुनिया आपके आर्टिकल को, अपने शोध को पढ़ेगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यह किस ईयर में आया और किसके द्वारा लाया गया, तो पहले तो यह जानना है कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, और जिसको एग्जाम में पूछा गया ना उसका ईस्वी हमने बता दिया, जैसे 2003, 2006, है ना। जिसकी डाटा, जैसे आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म, तो जिसका फुल फॉर्म होता है फुल फॉर्म हम बता दिए। जिसका ईयर जानना जरूरी था वो हम बता दिए। ये सब क्या है, यह एक एप्लीकेशन जैसा है। क्या है बोलिए? एप्लीकेशन जैसा है, जैसे कि रास एजुकेशन। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? बस ये जानिए कि रास एजुकेशन एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, खत्म हो गया। कौन चलाता है, कब आया, इन सब के बारे में नहीं जानना है, कभी भी नहीं पूछा गया है, और जो पूछा गया है वो हम पढ़ा दे रहे हैं। बस हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपको ये याद रखना है, कुछ पेड होते हैं और कुछ ओपन एक्सेस होते हैं। तो ज्यादातर तो ओपन एक्सेस ही है ना, लेकिन जो पेड है बस उतना सा याद कर लेना है। कोई दिक्कत है? जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बारीकी से गवाज और आपको प्लाउज वन के बारे में जो अंतर समझा है वो बातें याद कर लेना है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है, आपको चिंता नहीं करना, बस पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि इस टर्म को भी आप जान गए। अब जब हम लोग बायोमेड पढ़ लिए तो हमारे मन में भी आ रहा था और आप भी सोच रहे थे कि सर अब पबमेड पढ़ाएंगे ना, तब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। आपको यह समझ में आ गया क्या कि पबमेड और बायोमेड में अब क्या अंतर है? तो देखिए, पबमेड यानी पब्लिक या पब्लिशर, मेडलाइन, मेडिसिन नहीं, मेडलाइन आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट है हम लेकर आए हैं, आपको चिंता नहीं करना है। देखिए यहां पर लाए हैं ना, यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, बोले तो NLM के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो जहां पर डेवलपकर्ता को पूछा जाता है वो बातें हम यहां पर देखिए लिख दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। यह क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है, नोट किया जाए। यह क्या है? एक सर्च इंजन है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया है ना। वो क्या है? तो एक प्रकाशन था, बायोमेड एक प्रकाशक था जहां पर आपके शोध को प्रकाशित करता है, दुनिया उसे निशुल्क प्राप्त करता है, पढ़ता है। जबकि अगर आप यहां पर बात करें कि पबमेड क्या है, तो यह एक पब्लिक और पब्लिशर मेडलाइन है, और यह एक मुफ्त यानी ओपन सर्च इंजन है, और यह यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा, याद रखना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो यूएस में है उसके द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मेडलाइन का मतलब आप समझ लीजिए, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम ऑनलाइन। तो ध्यान रखना है ये मेडलाइन, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि मेडलाइन ये हो गया तक पहुंच प्रदान करती है, और ये अमेरिकी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय का प्रमुख ग्रंथ सूची का डेटाबेस भी है। ये बातें आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। इसमें देखिए ये क्या है हमारा, ये भी मेड लाइन बोले तो मेडिकल से ही संबंधित है, मेडिसिन से ही संबंधित है। इसका मतलब यहां भी सेम होगा, जीवन विज्ञान विशेषकर बायोमेडिसिन से संबंधित जनरल लेखों के संदर्भ यहां पर शामिल होते हैं और आप इसे सर्च करके स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पबमेड की बात करें तो यह मुफ्त उपलब्ध होता है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको भरोसेमंद और प्रमाणिक बायोमेडिकल से संबंधित सूचना का स्रोत प्राप्त हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह याद रखिएगा, यह ओपन है, फ्री है ना। और क्या पीर रिव्यूड लिटरेचर मिलता है, यानी सहकर्मी समक्षित, यानी इसमें आपको हर एक चीज ऑथेंटिक मिलेगा, समीक्षा किया हुआ है। पीर रिव्यूड मतलब समझ में आ गया कि एक के द्वारा नहीं बल्कि पूरे टीम के द्वारा इसको एनालिसिस किया गया है, सही और प्रमाणिक मानने के बाद ही इसको पब्लिश किया जाता है। ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर अगर आप कुछ भी रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो वह बिल्कुल उन्नत होगा, है ना। यहां पर डेली अपडेट देखने को मिलता है और यहां पर आपको टुकड़ों में नहीं बल्कि आपको पूरा लिंक मिलेगा जिसके तहत आप फुल टेक्स्ट को स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी पबमेड को भी अच्छे से समझ चुके होंगे और किसके द्वारा डेवलप किया गया ये भी आप जान लिए होंगे, ठीक है ना। विशेष अगर हमें जरूरत हुआ तो आपको हम एक एक करके बारीकी से हम अध्ययन करके आपको समझाएंगे। अगर किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा है तो हम जरूर अपडेट करके इसको फिर से हम पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम रिसर्च करते रहे हैं कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगला चलिएगा टर्म हमारा आता है प्रोक्वेस्ट। बोले तो प्रोक्वेस्ट का नाम आपने कब और कहां सुना था? प्रोक्वेस्ट क्या है तो याद रखना है, प्रोक्वेस्ट जो है वह एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी का क्या है तो कंपनी है। प्रोक्वेस्ट क्या है, बस सिंपल सा बात हम यही आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रोक्वेस्ट एक वैश्विक सूचना सामग्री एवं प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये बातें ध्यान रखना है, जो कि शोध प्रबंधन, थेसिस और शैक्षणिक पत्रिकाओं, समाचार पत्र और अन्य विद्वतापूर्ण सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराता है। यानी आपको ध्यान रखना है, यह एक इंफॉर्मेशन रिसर्च से संबंधित या अन्य सभी जो कि वैज्ञानिक वैश्विक तथ्यों पर प्रौद्योगिकी सामग्री को उपलब्ध कराता है। शोध देखिए है ना, यहां पर कोई भी थेसिस या फिर शैक्षणिक पत्रिकाएं, समाचार पत्र को यह उपलब्ध कराने वाली एक क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ही कहेंगे या फिर इसे क्या कह सकते हैं बताइए। तो यह एक कंपनी है, कंपनी और शैक्षणिक संस्थान आप समझ ही सकते हैं, है ना। अगर उसका व्यापक हो, वैश्विक हो तो इसे हम लोग कंपनी भी कह सकते हैं। नहीं, जैसे हम लोग फिजिक्स वाला की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, फिजिक्स वाला एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुका है। तो ये बातें ध्यान रखें, तो कंपनी भी कहेंगे तो कोई पर यहां पर दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यह भी शोधकर्ता के प्रबंधन, उनके थेसिस को एनालिसिस करता है और उसको प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब शोधकर्ता ने पर्यावरण विज्ञान की एक दुर्लभ पीएचडी शोध प्रबंधन तक पहुंचने के लिए प्रोक्वेस्ट का उपयोग किया। यानी यहां पर उदाहरण दिया गया है कि आप अगर किसी में भी आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोक्वेस्ट का कोई हिंदी नहीं है, यह एक नाम है, बस सिंपल सा बात, इसका कोई हिंदी नहीं है, ठीक है ना। ना ही इसका कोई फुल फॉर्म है और ना ही, बस ये क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग कहने पर थोड़ा छोटा लगता है। यह एक कंपनी है जो क्या है, आपको थेसिस प्रोवाइड कराता है। रिसर्च, बड़े बड़े जो शोध कार्य हुए हैं उसका डाटा आपको फुल टेक्स्ट में मिल जाएगा। प्रोक्वेस्ट यह प्रोवाइडर कंपनी है, बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया होगा? बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी यह डाटा प्रबंधन करता है, सिंपल सी बात है। अगला चलिएगा, अगला है हमारा, क्या है हमारा, ध्यान रखना है, बायो रिक्स। यानी इसको कहते हैं बायो रेक्सिव, यानी आर्चिव से बना हुआ है। यानी इसको हम बायो आर्काइव कहेंगे। देखिए यहां पर बायो आर्चिव मतलब आर यहां लिख दिया, ए आर नहीं लिखा, आर वर्ड से इसको डिनोट कर दिया। यानी इसको आर्चिव ही पढ़ेंगे तो बायो आर्चिव इसको पढ़ेंगे या आर्काइव हिंदी में कहेंगे। यानी जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, आर्चिव को ए आर एक्स आई भी पढ़े थे, है ना, आप पहले भी पढ़े हैं, ए आर एक्स आई भी आर्चिव, है ना। उसी तरह से ये भी हमारा बायो आर्चिव है। यह एक फ्री है, ये बात ध्यान रखना है। ओपन एक्सेस क्या, प्री प्रिंट, ये देखिए एकदम बेहतरीन, ये वर्ड को पकड़िएगा, प्री प्रिंट सर्वर है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपको प्री प्रिंट है, यानी प्रिंट होने से पहले जो आपको डाटा उपलब्ध करा दे। यानी आपको किसी बुक में नहीं मिला, क्यों, क्योंकि उसका डिजिटल फॉर्मेट था, अभी तक वो प्रिंट नहीं हुआ है। ये बातें आपको ध्यान रखना है।
वो डाटा को स्टोर किया है, इन फ्यूचर उसको पब्लिश करेगा किसी ना किसी पुस्तक में, किसी ना किसी मैगजीन में, किसी ना किसी जर्नल में। तो उससे पहले वाला जो डिजिटल फॉर्मेट होता है, जैसे कि हमारे पास बुक का पीडीएफ है, उसका प्रिंट हो चुका, ठीक है ना, तो मार्केट में आ गया। लेकिन उससे पहले अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में ही उसका यूज करेंगे तो ये बातें ध्यान में रखना है कि यही हमारा प्री प्रिंट सर्वर है, जहां पर आपको वो पुस्तक नहीं, पुस्तक से पहले डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध कराता है, बिकॉज ये सर्वर है। जो जीव विज्ञान, क्योंकि ये बायो से संबंधित है, तो जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के शोध पत्रों के प्रारंभिक संस्करणों का ऑनलाइन उपलब्ध कराता है और वैज्ञानिकों को शोध को औपचारिक प्रकाशन से पहले ही उसे साझा कर देता है। यानी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कह रहे हैं कि रूबी कुमारी ये कौन सा यूनिट है, तो ध्यान रखना है ये एकलव्य बैच है और यहाँ यूनिट नहीं बल्कि टॉपिक वाइज चल रहा है। आपको यूनिट वाइज पढ़ना है तो आपको यूनिट 1 खत्म हो गया है। अर्जुना बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारे एप्लीकेशन पर, और जहां पर आपको यूनिट वाइज कराया जा रहा है उसमें 21 तारीख से शुरू करने पर आज यूनिट 1 खत्म हुआ है, जिसमें हम लोग 5 लॉज को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। यूनिट 2 स्टार्ट होने वाला है। तो यूनिट वाइज अगर स्टडी करनी है तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें, है ना, जहां पर बेहतरीन आपको 7 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। 7 यूनिट में कुल मिलाकर 18 चैप्टर्स होते हैं। यूनिट के अंतर्गत चैप्टर है किसी में 2, किसी में 3 चैप्टर, किसी में 4 चैप्टर भी है। यानी 7 यूनिट में कुल मिलाकर 18 चैप्टर्स आपको अर्जुना बैच में लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाया जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है, आप ऑफर का जरूर लाभ उठाएं। चलिएगा, यानी आपको यदि किसी वैज्ञानिक ने सपोज कर लीजिए कि जीन के बारे में उन्होंने कुछ बनाया है, संपादन तो नया शोध किया है, तो उसे बायो आर्काइव पर अपलोड कर सकता है ताकि अन्य वैज्ञानिक उसे तुरंत पढ़ सके, उसमें कोई सुझाव दे सके और बिना जनरल पब्लिकेशन के इंतजार किए हुए। अब आप समझ आइए क्या है बायो आर्काइव। यानी ये सिंपल सी बात है कि आपने कोई आर्टिकल लिखा, अब आपको थोड़ा सा लगता है कि इसको कोई वेरीफाई कर लेता, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेगा, तो आप बायो आर्काइव पर अपलोड उसको कर दीजिए। उसको एक्सेस करता है कौन, हमारे जैसे आदमी नहीं, बल्कि उसको कौन यूज करेगा, तो अलग अलग वैज्ञानिक अपने शोध में सपोर्ट लेने के लिए या फिर उसको स्टडी करने के लिए यूज करता है। यूज करेगा, अगर कोई कमी दिखता है तो वो आपको फीडबैक देगा, सुझाव भी देगा, और आप उस सुझाव को अगर आप देखना चाहते हैं, रिव्यू लेते हैं, और रिव्यू के बाद आफ्टर दैट उसे आप प्रकाशित करते हैं। यानी पब्लिकेशन में छपने से पहले जब आप प्री प्रिंट को सर्वर पर उपलब्ध करते हैं तो यह हमारा बायो आर्काइव कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से आप हरी झंडी दिखाएंगे कि हाँ सर हम समझ लिए। अगला है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी आप समझ चुके हैं, IR इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? I और R। यानी यह इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या है, तो यह एक डिजिटल अभिलेखागार। अभिलेखागार बोला तो वही आर्काइव यानी आर्चिव्स जिसको बोलते हैं, जो किसी संस्थान के सदस्यों के द्वारा तैयार किए गए शोध पत्र, थीसिस और शोध प्रबंधन डाटा सेट को शैक्षणिक कार्यों के रूप में उसे संग्रहित और सुरक्षित करके उसे उपलब्ध कराता है। बोले कोई दिक्कत है? ये बातें भी आपको इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के अंतर्गत समझ में आ गया। इसी में आप डी स्पेस का नाम सुने होंगे। जी हाँ, डी स्पेस क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि यह भी एक रिपोजिटरी है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आप शोध गंगा का नाम सुने हैं ना, जो इन्फ्लिबिनेट के द्वारा संपादित है, ये भी जानते हैं। ई प्रिंट भी आप जानते हैं, है ना। ये सभी क्या है, तो एक रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी बोले तो जो कि आपके डिजिटल सामग्री को संरक्षित रखने का कार्य करता है। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो डी स्पेस अभी आया ना। डी स्पेस क्या है, तो यह ओपन सोर्स का रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल आपको देखिए यहां पर समझ में आ गया। रिपोजिटरी के अंदर हम लोग डी स्पेस जानते हैं, शोध गंगा जानते हैं, ई प्रिंट जानते हैं। देखिए यहां ई प्रिंट भी जानते हैं। यानी ये क्या है, रिपोजिटरी है। दैट मींस अगर आपसे डी स्पेस के बारे में पूछ दिया जाए तो यह ओपन सोर्स यानी निःशुल्क प्राप्त करने वाला एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ये बातें आपको नोट करना है, जिसका उपयोग आमतौर पर विद्वतापूर्ण और प्रकाशित डिजिटल सामग्री के ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बनाने में किया जाता है।
बिल्कुल कोई दिक्कत है। इसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा शोध कार्यों को संग्रहित और उसे उपलब्ध कराने के लिए डी स्पेस का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ चुके होंगे।